आज हम बात करेंगे सेल्स प्रोसेस के ऊपर। सेल्स प्रोसेस में आज हम बात करेंगे लिस्ट और इनविटेशन के ऊपर, और अप्रोच जो है अ, उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे, और प्लान प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग के बारे में कल बात करेंगे पूरी तरह। तो आज जो बात करनी है हमें वो है, आज का जो टॉपिक है जो बेसिकली है कि लिस्ट का क्या महत्व है, कैसे लिस्ट को बढ़ाना है, और किस तरीके से लोगों के अपॉइंटमेंट लेने हैं, कैसे कैसे बातें करनी है, क्या क्या तरीके यूज करने हैं जिससे हमें अपॉइंटमेंट मिल सके। तो ये सब चीजें के ऊपर आज डिटेल डिस्कशन होगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। वेलकम ऑल वंस अगेन, शुरू करते हैं। आज का जो दिन है, आज के ऊपर आज जो टॉपिक है हमारा लिस्ट बिल्डिंग एंड अप्रोच, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सेल्स प्रोसेस का ये आधा भाग आज हम पूरी तरह बात करने वाले, 50% जो है सेल्स प्रोसेस का वो है यहाँ पे लिस्ट बिल्ड करना, और किस तरीके से इनवाइट या अप्रोच करना है लोगों को। तो इसके ऊपर पूरी तरह बात की जाएगी आज। तो लेट्स बिगिन। तो देखो दोस्तों, चूंकि ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, तो हमारा संबंध सेल्स इंडस्ट्री पे आता है। और सेल्स इंडस्ट्री पे जब आता है तो हमें बेचने के इंडस्ट्री में हम आते हैं, जहाँ पे हम बेच रहे, हम बेचने वाले। हर दिन हमें बेचना होता है। किसी को हम प्रोडक्ट बेचेंगे, किसी को बिजनेस बेचेंगे, किसी को दोनों बेचेंगे। तो बेसिकली हमें बेचना है। तो ये जब बेचने की आती है तो बहुत सारे लोगों ने आज तक, बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि मैंने आज तक कोई चीज को बेचा नहीं है, तो मैं कैसे बेचूं। और इसी के कारणवश बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से कुछ लोग दूर भागते हैं। उनको लगता है कि मैं बेचूं, मुझे बेचना नहीं आता। तो आज इसके ऊपर थोड़ी बातचीत होगी कि क्या सचमुच हमने आज तक कुछ बेचा नहीं है। क्या सचमुच आज तक हमने कभी सेल्स के ऊपर काम नहीं किया है। क्या सचमुच हमने किसी को आज तक कन्विंस नहीं किया है। इसके ऊपर बातें होगी शुरुआती दौर पे। तो थोड़ा एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि एजुटेक में आज हम काम करेंगे तो हमें बेचना है, हर दिन मार्केट में जाके बेचना है। और जब हम मार्केट में जाके बेचेंगे, किसी को प्रोडक्ट बेचना है, किसी को अपॉर्चुनिटी बेचना है, हर एक बंदे को कुछ ना कुछ तो हमें बेचना है। तो जब बेचने की बात आती है तो ये चीजें माइंड में आती है कि मैंने कभी आज तक ऐसी कोई काम किए नहीं है, तो मैं कैसे बेचूं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे फ्रेशर हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने ऐड किया है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सेल्स। और जब सेल्स की बात आती है तो मेरे फेवरेट ऑथर जिग जिगलर, उनका ये कहना है कि जो इंडिया वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सेल्समैन हुआ करते थे, इनसे बेहतर सेल्समैन आज पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। ओके, कोई नहीं था, ना कोई रहेगा शायद। इतना बढ़िया सा आज इतने इतने टैलेंटेड और इतने बेहतरीन सेल्समैन होते थे उन्हीं उनके दौर में। उनका ये कहना है कि आप बेचना बंद करिए, आप बेचो मत, आप लोगों को हेल्प करने का काम शुरू करिए। मतलब आप जब किसी के पास जा रहे हो कोई चीज को, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो आप बेचने के लिए मत जाओ, आपके खुद के फायदे के लिए मत जाओ। उसका फायदा क्या है वो देखो। वो किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसको कैसे हम मदद कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट से, हमारे बिजनेस से, हमारे आइडिया से, हमारे प्रपोजल से, हमारे प्रोजेक्ट से, कैसे उसको फायदा होगा, वो उसको दिखाओ। सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये एक माइंडसेट आज से हम बना लेंगे कि हमें लोगों को कुछ बेचना नहीं है, हमें लोगों की मदद करनी है। जब हम इस माइंडसेट से लोगों के पास जाएंगे, तब सबसे पहला हम लोगों को क्या मुश्किल हो रही है वो देखेंगे। तो हमारा माइंड वो ढूंढना शुरू कर देगा कि क्या क्या मुश्किल है, क्या नीड है इस बंदे को हम, इस बंदे के लाइफ में इस प्रोडक्ट की क्या नीड है, इस प्रोजेक्ट की क्या नीड है। ये हम पहले देखेंगे, और फिर उसके बाद उस नीड को फुलफिल करने के लिए हम अपना प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे। तो शायद किस लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत होगी, कुछ लोगों को भगवत गीता की जरूरत होगी, कुछ लोगों को इस बिजनेस की जरूरत होगी। तो उस तरीके से पहले हम आज के बाद ये दिमाग से निकाल देंगे कि हम सेल कर रहे हैं, हमें बेचना नहीं है, हमें लोगों की मदद करनी है। ओके। और जब मदद करने की बात आती है तो सिंपल सी भी आता है, मेरा तो ये हर बार कहना होता है कि हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो बेच रहे हैं। हमने जिंदगी में कभी ना कभी तो, किधर ना किधर तो कुछ ना कुछ तो बेचा है। ओके। और हर कोई बंदा जिंदगी के हर एक मुकाम पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बेच रहा है। जैसे कि अभी एग्जांपल देना चाहो, आपने भी आपके लाइफ में ऑन एन एवरेज आपने कभी ना कभी तो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो चीजें आपने बेची है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बॉय, एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है, तो वो कुछ बेच ही रहा है ना। वो खुद के क्वालिटीज को सेल कर रहा है, खुद के क्वालिटीज को कन्विंस कर रहा है, खुद के क्वालिटीज को वो
प्रेजेंट कर रहा है लड़की के सामने, उसका फ्यूचर दिखा रहा है, उसको कन्विंस कर रहा है, तो वो बेच ही रहा है। वो बेच रहा है खुद के क्वालिटीज को। वो कन्विंस कर रहा है लड़की को कि मैं इतना बेहतर हूँ और मेरे से ज्यादा प्यार करने वाला तुझे इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। इसके पीछे वो बेच ही रहा है, खुद को बेच रहा है, खुद के क्वालिटीज को बेच रहा है। यानी कि वो भी एक सेल्समैन है बुरी तरह, अगर हम बात करेंगे तो। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो, अगर आपने कभी जिंदगी में इंटरव्यू दिया रहेगा, जॉब इंटरव्यू दिया रहेगा, तो वहां पे भी जो कैंडिडेट जॉब इंटरव्यू दे रहा है वो भी तो बेच रहा है। वो जो इंटरव्यू लेने वाला जो बंदा है उसको अपनी क्वालिटीज बेच रहा है। जब वो सामने वाला बंदा पूछता है कि क्यों आपको हम हायर करें, तो वो फिर अपनी क्वालिटीज को बेच रहा है। वो कन्विंस कर रहा है कि क्यों मुझे आप हायर करो, क्या फायदा होगा आपको मुझे हायर करने से। इस तरीके से वो भी उस इंटरव्यू लेने वाले को, इंटरव्यूअर को कन्विंस कर रहा है। तो वो भी कुछ ना कुछ तो बेच रहा है, अपनी क्वालिटीज बेच रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे, अभी तो इलेक्शन का माहौल है महाराष्ट्र में। आप देख रहे हो हर दिन कोई ना कोई तो स्पीचेस दे रहा है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़े बड़े बातें स्टेज पे आके करते हैं। तो वो भी बेच रहे हैं ना। वो भी लोगों को एक भविष्य बेच रहे हैं, सपना बेच रहे हैं, आशा बेच रहे हैं। और हमारी पार्टी कितनी बेहतरीन है, और अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, ये भी वो बेच रहे हैं। जिसके पीछे उनको क्या चाहिए, आपका वोट चाहिए। तो वोट के लिए वो खुद को, खुद के क्वालिटीज को बेच रहे हैं, खुद के विजन को बेच रहे हैं। आपको वो हर एक पॉलिटिशियन अपना अपना विजन बता रहा है। तो वो भी एक सेल्समैन है, वो भी एक सेल्समैन है। फिर उसके बाद अगर कोई लॉयर अपने क्लाइंट का केस आर्ग्यू कर रहा है जज के सामने, तो लॉयर भी कन्विंस कर रहा है जज को कि मेरा लॉयर का जो प्रपोजल है, मेरा लॉयर का जो पार्ट है वो कितना सही है और अपोजिशन का कितना रॉन्ग है। तो वो भी आर्ग्यू जब कर रहा है जज के सामने आर्ग्यू करता है, तो वो भी कन्विंस करता रहता है जज को। तो ये भी सेलिंग है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं हम। कभी कभार हम अपनी क्वालिटीज को बेच रहे हैं, हम हमारी आइडिया को बेच रहे हैं। कभी कभार हम किसी को जाके कुछ आइडिया शेयर करते हैं तो हम आइडिया बेच रहे हैं। जब हम किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, तो वहां भी हम कुछ ना कुछ तो आइडिया, हमारे मनचाही चीजों को कन्विंस कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इस तरीके से हर कोई बंदा, एक छोटा बच्चा भी बेच रहा है। जब वो छोटे बच्चे को किसी कोई खिलौना चाहिए, कोई गेम चाहिए, तो वो कन्विंस कर रहा है अपने माँ बाप को। तो फिर आप देखो उसकी एनर्जी क्या होती है, आप देखो उसका एंथुजियाज्म क्या होता है। आप देखो कि उसका हमारे मराठी में कहते हैं चिकाटी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे यार, चिकाटी बोलते हैं उसको, कि कितना शिद्दत के साथ, कितना शिद्दत के साथ वो चीज को मांगता रहता है। और एक दौर आ जाता है कि माँ बाप को सुनना ही पड़ता है और उसे वो खिलौना देना पड़ता है। तो हर कोई बेच रहा है मार्केट में, कुछ ना कुछ तो बेच रहा है। कोई आइडिया बेच रहा है, कोई सपने बेच रहा है, कोई अपने क्वालिटीज को बेच रहा है। कोई ना कोई, हर कोई बंदा किसी ना किसी को तो कन्विंस कर रहा है। हर कोई ना कोई तो बेच रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप भी इसी इन्हीं सभी इनमें से कोई ना कोई तो फेज से आप भी गए होंगे। आपने भी कभी ना कभी किसी को तो कोई ना कोई तो आइडिया के पीछे कन्विंस किया होगा। आपने कभी जिंदगी में जॉब इंटरव्यू दिया होगा तो वह भी आपने कन्विंस, आपने सेल किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। ऐसा नहीं है कि एजुटेक का प्रोजेक्ट आप हाथ में लोगे तो ये पहली बार होगा कि आप किसी को बेचोगे। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें मार्केट में बेची है। कभी कभार आइडिया बेचे है, किसी को सपने बेचे, किसी को आशा बेची है, किसी को अपने क्वालिटीज बेचे हैं। कुछ ना कुछ तो आपने किसी ना किसी को तो कन्विंस किया है आपके आइडिया को एग्री करने के लिए। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। और इसके लाइव एग्जांपल है कि सेल्समैन कौन कौन है इस दुनिया में। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, बहुत बड़े बड़े सपने वो दिखाते हैं लोगों को। और वो पूरे करते कि नहीं करते वो आगे की बात है, लेकिन इज द ग्रेटेस्ट सेल्समैन, ऐसा मैं कहूंगा। क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट उनको मालूम होता है कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए। और वो उसी तरीके से डिलीवर करते हैं अपनी स्पीच। और जिसके चलते आप देख रहे हो कि पिछले, अभी ये उनकी तीसरी टर्म है जिसमें वो आज लोगों को कुछ ना कुछ तो आशाएं बेच रहे, सपने बेच रहे। या फिर स्टीव जॉब्स अगर हम देखेंगे तो ये वो दौर था जहां पे कभी एप्पल ने कभी कोई फोन नहीं लॉन्च किया था। वो पूरी तरह मैकबुक, कंप्यूटर और आईपॉड में थे। लेकिन जब उन्होंने फोन लॉन्च किया तो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। और बार बार वो लोगों को एक नई आइडिया बेचते थे, बार बार वो नई आइडिया लाते थे और लोगों को बेचते थे, और लोग उनको पूरी तरह कन्विंस होते थे। आज भी जब भी कोई आईफोन लॉन्च होता है सितंबर के दूसरे हफ्ते में, हर हर साल के सितंबर के दूसरे हफ्ते में आईफोन लॉन्च होता है। तो हर साल जब नया मॉडल लॉन्च होता है तो उस दिन रात भर मुंबई में, पुणे में बड़ी बड़ी कतारें लग जाती है मोबाइल फोन को परचेस करने में। तो ये बहुत बड़े सेल्समैन है, ये डिलीवर करते हैं जो लोगों को चाहिए। वो पूरी तरह अपनी स्पीच के माध्यम से वो डिलीवर करते हैं और लोग कन्विंस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये की है कि हर कोई सेल्समैन है। और सेल्स का प्रोफेशन बहुत ही बढ़िया है। मैं पिछले 13 साल से इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे
क्यों ये चीज है, ये प्रोफेशन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हमारे काम का पूरा पैसा हमें यहाँ पे मिलता है पूरी तरह। अगर मैं 10,000 कमाने का सोचूं तो मुझे 10,000 मिलेगा। अगर मैं 1 लाख रुपए महीने कमाने का सोचूं तो मुझे 1 लाख मिलेगा। अगर 5 लाख महीने कमाने का सोचूं मैं 5 लाख मुझे मिलेगा। लेकिन जॉब में वैसा होता नहीं है। जॉब में अगर मुझे फिक्स तनख्वाह है 40,000 रुपए की तो 40,000 ही मिलेगा। चाहे मैं 2 गुना भी काम करूं तो भी 40,000 ही मिलेगा। लेकिन सेल्स में कोई लिमिट नहीं होती। अब जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, सेल्स एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो किसी भी कंपनी को रिवेन्यू लाता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है किसी कंपनी के, वो पैसा खाते हैं। पैसा खाते हैं, लेकिन सेल्स एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है हर एक कंपनी का जो कंपनी में पैसा लाके आता है, लाके देता है। और इस सेल्स के ऊपर ही पूरी कंपनी चलती है। जब तक कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा तब तक बाकी के ऑपरेशन नहीं चलेंगे। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, अगर अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे टाटा मोटर्स है जो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाती है, तो बहुत बड़े बड़े R&D और बहुत बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट अंदर बैठे हैं जो गाड़ी को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जब तक गाड़ी बेचेगी नहीं जाएगी तब तक ये पूरा ऑपरेशन में कोई मतलब नहीं रखता। तो सबसे पहला, हर कोई कंपनियों को एक डिमांडिंग स्किल होता है सेल्स का। उनको एक अच्छी सेल्स टीम लगती है जो मार्केट में जाके उनका प्रोडक्ट बेचेगी। तो सेल्स एक बहुत बड़ी डिमांडिंग स्किल है दोस्तों। मार्केट में जो कोई भी बेच रहा है ना, वो बड़ा पैसा कमा रहा है और ये डिमांडिंग स्किल है और ये सबसे चैलेंजिंग भी है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा है तो हमें लगता है कि सर ये चैलेंजिंग है, इसलिए तो सबसे ज्यादा पैसा है। अगर कोई टीचर है जो पिछले 20 साल से ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल यही सिखा रहा है, सॉरी कोई टीचर यहाँ पे है तो मैं मुझे उन्हें ये नहीं करना, या फिर कोई टिकट कंडक्टर है जो पिछले 20 साल से टिकट निकाल रहा है, हमारे यहाँ पिंपरी चिंचवड टू पुणे बस जाती है, तो पिंपरी चिंचवड टू पुणे पिछले 20 साल से वो एक ही ट्रेन बस में जा रहा है और हर दिन वो टिकट निकाल रहा है। एक ही काम पिछले 20 साल से कर रहे हैं उसको, एक इसीलिए उसको एक सेम लेवल का तनख्वाह मिलती है। लेकिन सेल्स में ऐसा नहीं होता। जब वो मार्केट में हर दिन 5 लोगों को मिलता है तो 5 के 5 लोग अलग अलग होते हैं। हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है, हर एक एटीट्यूड अलग अलग होता है, हर एक को अलग अलग तरीके से टैकल करना होता है। तो ये चैलेंजिंग फील्ड होती है। लेकिन चैलेंजेस जितने ज्यादा है तो इस फील्ड में पैसा भी उतना ज्यादा है। पैसा भी उतना ज्यादा है। जहां चैलेंजेस ज्यादा है वहां पैसा ज्यादा है। अगर अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक ही साथ एक ही लेवल का काम अगर आप करते जाओगे, जैसे कि कोई टीचर है स्कूल में तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पिछले 20 साल से वो सिखा रही है, तो एक एक ही लेवल का इनकम उनको मिल रही है ना, उसमें कोई चैलेंजेस है। बस स्टूडेंट चेंज हो रहे हैं लेकिन वही सिखाना है, वही रटा रटाया ज्ञान जो पिछले 20 साल से वो सिखा रहे हैं, तो एक ही लेवल का इनकम मिल रहा है। क्योंकि उसमें कोई चैलेंज ही नहीं है ना। एक बार सीख लिया तो वही सिखाना है 20 साल 30 साल 40 साल। अगर कोई बैंक में काम कर रहा है, चेक साइन कर रहा है, तो पिछले 20 साल से वो चेक ही साइन कर रहा है। वो चेक पे स्टाम्प लगा रहा है तो पिछले 20 साल से वही काम कर रहा है। वो बाकी कोई काम नहीं है, वो कोई चैलेंज नहीं उस काम में, इसलिए एक लिमिटेड अमाउंट उनको मिल रही है। लेकिन सेल्स में हर दिन नए चैलेंजेस है और जिस फील्ड में हर दिन नए चैलेंज है उसमें सबसे बड़ा पैसा है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ा बड़ा पैसा लगाती है सेल्समैन के पीछे। क्यों? क्योंकि ये एक चैलेंजिंग फील्ड है और जो कोई बंदा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वो बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाता है। तो इस फील्ड में, नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने लोगों को देखा है बहुत बड़ा पैसा कमाते हुए। एक जो है ना, लोगों को लगता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ लोगों को बहुत पैसा मिलता है, तो ये क्यों मिलता है? क्योंकि हर दिन मार्केट में जाके नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, नए नए कस्टमर को मिलते हैं और नए नए कस्टमर के नए नए ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं। और जब ये नए नए ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं तो ये नए चैलेंजेस का रिवॉर्ड उनको मिलता है, इतना बड़ा पैसा। तो बात ध्यान में रखना दोस्तों, जहां जितने चैलेंजेस है वहां उतना पैसा है। तो अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना सीख लो। ओके, इसकी आदत बन जाएगी आपको। जैसे मैं पिछले 13 साल से मार्केट में हूं तो मुझे अभी कुछ नहीं लगता, सेल्स करना मतलब एक आसान काम लगता है। तो ये भी आपको भी आदत लग जाएगी अगर इस फील्ड को आप में उतर जाओगे और डेली मार्केट में उतरोगे तो इस तरीके से सेलिंग एक बहुत बड़ा लेवल का पैसा है। कुछ बिलीव्स है, रॉन्ग बिलीव्स है लोगों में कि सेलिंग के बारे में, वो है कि आई एम नॉट गुड एट सेल्स, आई हैव नेवर डन इट। कुछ लोगों को, जी जिगर साहब सही बोल रहे हो, अब रिस्क है तो इश्क है। तो सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, उनको लगता है कि मुझे बेचने को नहीं आता और मैंने कभी किया नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो कोई भी काम आज आप कर रहे हैं वो कभी, कोई भी सचिन तेंदुलकर कभी क्रिकेट अपनी माँ के कोख से नहीं सीख के आया था। 6वें साल में उसने सबसे पहला हाथ में बैट ली थी और 10 साल उसने प्रैक्टिस की और उसने पहली सेंचुरी 16 या 17 साल में उसने मारी। तो 10 साल उसने पहली प्रैक्टिस की थी ना। सचिन तेंदुलकर माँ के कोख से सीख के आया था ना। जाकिर हुसैन तबला जो है अपनी माँ के कोख से सीख के आए थे। हर कोई बंदा मार्केट में आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद उसने उस फील्ड में पहला नॉलेज लिया, एजुकेशन लिया और फिर उस फील्ड के वो मास्टर बने। आप आज भी आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपको थोड़ा बहुत वो काम आ रहा है,
तो उस काम को सबसे पहला दिन आपको नहीं आता था, आपने उसे पहले सीखा और फिर उसके बाद आप उस फील्ड के मास्टर बने। तो इसी तरीके से सेल्स भी आपके लिए आज अगर नया है, आप अच्छा अगर इसमें नहीं अच्छे नहीं हो, तो इसका बात ये नहीं है कि आप आगे नहीं सीखोगे। इसमें भी अगर आप सीखोगे, इसमें भी अगर आप सीखने का एटीट्यूड रखोगे, लर्निंग का एटीट्यूड रखोगे। प्रॉब्लम यही है कि लोगों को लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है, लोगों को सीखना नहीं है, डायरेक्टली पैसा चाहिए। लोगों को सीखना ही नहीं है, पैसा इमीडिएट चाहिए। सर मैं सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे बस बताओ पैसा कैसे आएगा। सर पैसा तब आएगा जब पहले आप सीखोगे, क्योंकि इस सिस्टम का सिंपल रूल है लर्निंग लर्निंग लर्निंग। और जब लर्निंग करते जाओगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे, तो धीरे धीरे इस लर्निंग का जो स्पेलिंग है, लर्निंग में से एल निकल जाएगा और अर्निंग रह जाएगा। तो सबसे पहली बात है सीखना पड़ेगा। लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है लोगों में, लोग सीखने को ही नहीं चाहते। ये बेचा कैसे जाता है, इसकी प्रोसेस ही सीखना नहीं चाहते जानते। और फिर बोलते लोग जुड़ते नहीं है। क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि आप जुड़ने का कोई प्रोसेस ही फॉलो नहीं करते, डायरेक्टली आप लोगों को अप्रोच करते हो, इसीलिए लोग नहीं जुड़ते। तो आई एम नॉट गुड एट सेल, ये सबसे गलत है। दूसरी बात, आई कैन नॉट कन्विंस एनीबडी, किसी को कन्विंस करना नहीं, ये गलत बात है। मैं किसी को कन्विंस नहीं करता हूं, किसी को कन्विंस करना ही नहीं है। कन्विंस तब किया जाता है जब आपका प्रपोजल की सामने वाले को जरूरत नहीं है, या फिर उसमें कोई दम नहीं है। अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है, अगर सामने वाले की जरूरत को हम अगर अच्छे तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कन्विंस करने की बात ही नहीं है। सामने वाला कोई कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमारे प्रोजेक्ट से अगर हम दे रहे हैं, तो कन्विंस करने की बात क्या है? मैं किसी को कन्विंस नहीं करता। बस हमें अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है अच्छी तरीके से उनको बताना है, और उसके सभी फायदे क्या क्या हो सकते हैं उसको सामने वाले को बताना है। और फिर उसके बाद डिसीजन उसके हाथों में है। तो किसी के पीछे पीछे दौड़ना नहीं है, किसी को कन्विंस करते बैठना नहीं है। तो मैं कभी किसी को करता नहीं, और ना हमें करना है। ओके। तीसरी बात ये है, पीपल आर निगेटिव। पीपल आर निगेटिव, ये बात सबसे रॉन्ग कंसेप्शन है लोगों का। पीपल आर निगेटिव, पीपल आर निगेटिव क्यों है? क्योंकि हम वो चीजें लोगों को बेचने को चले जाते हैं जिन चीजों की उनको गलत जरूरत ही नहीं होती, या फिर हम प्रॉपर उनका माइंडसेट नीड क्रिएशन नहीं करते। हम पूरी तरह नीड क्रिएशन नहीं करते, और बिना नीड क्रिएट करते हुए हम डायरेक्टली अगर लोगों के पास अप्रोच करेंगे, तो फिर लोग तो निगेटिव होंगे ही, दिखेंगे ही दिखेंगे। तो बात यह है कि लोग निगेटिव नहीं होते, हमारा तरीका गलत होता है लोगों को अप्रोच करने का। तो सबसे पहले नीड क्रिएशन करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद उनको जो जरूरत है, उनकी जो नीड है, उसका सॉल्यूशन हमारे प्रोजेक्ट्स में देखना पड़ेगा, और उस सॉल्यूशन को उनकी नीड के साथ जोड़ना पड़ेगा। और फिर वो सेल निकल जाता है। फिर उसके बाद, आई डोंट नो द ट्रिक्स ऑफ सेलिंग। मुझे इस सेलिंग के कुछ ट्रिक्स होते हैं जो मुझे मालूम नहीं है। ऐसे भी कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों में, ऐसा कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता दोस्तों। अगर अगर ट्रिक भी रहेगा तो वो शॉर्ट टाइमर के लिए, वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक ही फंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। सामने वाले की मदद करो। जिस बंदे के पास जा रहे हो, तो उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से लेके जाओ। उसका उसका प्रॉब्लम का हल लेके जाओ, अपने आप सेल हो जाएगा। सेल अपने आप जनरेट हो जाएगा। बस उसका हल ढूंढो, सामने वाले का पहला प्रॉब्लम ढूंढो, और उसका सॉल्यूशन हमारे प्रोजेक्ट में ढूंढो, और उन दोनों को कनेक्ट करो। बस, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। और जो कोई भी ट्रिक अपना रहे, वो शॉर्ट टर्म के लिए, वो ज्यादा दिन इस सिस्टम में रहते नहीं है और निकल जाते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई सिस्टम, कोई ट्रिक वगैरह रहता नहीं है यहाँ पे। आई डोंट लाइक सेल्स, ये एक बहुत बारे लोगों को लगता है कि सर मुझे बेचना अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या अच्छा लगता है सर? ये एडजस्टमेंट भरी लाइफ अच्छी लगती है, जब आने वाली तनख्वाह 2 3 4 दिन में, 5 दिन में खत्म हो जाती है, और फिर आने वाले 35 25 दिन एडजस्टमेंट के साथ जीना है। हर कोई चीज में जो चीजें हमें पसंद आती है, वो चीज पसंद आने के लिए बाद भी वो परचेस नहीं कर सकते। सबसे पहला हमें वो टैग देखना पड़ता है कि क्या मुझे वो मेरे बजट में है, क्या वो चीजें पसंद आती है। दूसरों के लिए काम करने के लिए पसंद आती है, जब हम 8 10 घंटा किसी दूस जॉब कर रहे हैं जिसमें बॉस के सपने पूरे हो रहे हैं, क्या वो काम करने में मजा आता है? क्या वो काम करने में अच्छा लगता है? या फिर सैटरडे संडे बहुत एंजॉय किया, आराम किया, छुट्टी थी आराम किया, या संडे को दिन भर अच्छी तरीके से आराम किया, मंडे को सुबह सुबह जॉब जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, फिर भी कोई भी बहाना ना देते हुए सुबह सुबह मंडे को सुबह सुबह जॉब को जाने के लिए अच्छा लगता है। जी नहीं दोस्तों, हमें ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीजें हमें अच्छी लगती है उसी चीजों में हमें काम करना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। बहुत बार हम वो चीजों को भी में भी काम करते हैं जो चीजों को करने में हमें अच्छा नहीं लगता। आप आपकी लाइफस्टाइल देखो, आप जो प्रोफेशन में काम कर रहे हो, 100% आप वहां पे सेटिस्फाइड नहीं हो, नहीं हो। अगर रहते तो आप यहाँ पे नहीं आते। ओके।
तो आई डोंट लाइक सेल्स। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मुझे भी पसंद नहीं है आप आपके सामने बैठ के हर दिन ये पीपीटी बनाऊं और आपको ये प्रेजेंट करूं, मुझे भी पसंद नहीं। मुझे भी लगता है कि अभी एक अच्छा मूवी देखूं, या फिर मुझे भी पसंद नहीं है इतना दूर दूर ट्रैवल करना, घूमना वगैरह। मुझे भी लगता है फैमिली को टाइम दूं। लेकिन ये सब करने के बाद जो महीने का पैसा आता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो आता है, वो लेने में बहुत मजा आता है। तो वो उसके लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है दोस्तों। तो सिंपल सी चीज है, आई डोंट लाइक सेल, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बिलीफ रॉन्ग बिलीफ है। ओके, तो चलो आगे निकलते हैं। 4 स्किल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, दूसरा अप्रोचिंग योर लिस्ट। पहले तो लिस्ट बनाएंगे कि कैसे लिस्ट बनाई जाती है, उसके ऊपर पूरी तरह बात करेंगे। लिस्ट बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद अप्रोच करेंगे अ, उसको सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में, एक लोगों को सिलेक्ट करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे लोगों को। और फिर उसके बाद अप्रोच करेंगे, लोगों को अप्रोच करेंगे या फिर फोन कॉल करेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो फोन कॉल करेंगे जिससे हमें अपॉइंटमेंट मिले, ये दूसरा स्टेप है। फिर तीसरा है उनके घर में जाके प्लान देंगे या फिर डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। दोनों में से एक तो कोई ना कोई तो होगा, प्लान तो देंगे या फिर डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। और फिर उसके बाद फॉलोअप लेंगे और सेल्स को क्लोज करेंगे। तो ये तीसरा और चौथा जो पॉइंट है, उसके ऊपर पूरी तरह डिटेल में कल बातें होगी, क्योंकि ये पूरा बड़ा टॉपिक है। सेल्स का पूरा टॉपिक समझने के लिए एक दिन भी कम है। ओके, लेकिन बहुत शॉर्ट शॉर्ट में 10-10 मिनट में मैं सब चीजें अभी आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली आज पहले 2 पॉइंट की बातें होंगी कि लिस्ट कैसे बिल्डअप की जाती है, किस किस तरीके से उसमें सॉर्टिंग की जाती है, किस तरीके से इनमें से लोगों को अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, और कैसे अपॉइंटमेंट ली जाती है, क्या क्या बातें फोन पे करनी है, और कैसे हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे, आगे का कल बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लिस्ट बिल्ड करना। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का। मैं तो कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिलहाल। जब आपने आज आज बिजनेस को शुरू किया है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ पे एनोटेशन को मुझे ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, लेट मी लेट जस्ट वेट एंड डिसेबल द annotation फॉर अदर्स। ओके, ओके, ठीक है। तो लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लिस्ट बिल्ड करना इस बिजनेस का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप जो है, वो है लिस्ट बिल्ड करना। लिस्ट यानी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। जिन लोगों को हमें अप्रोच करना है उन लोगों की लिस्ट बनाना। कौन से लोगों को हमें अप्रोच करना है, उन लोगों की लिस्ट बनाना, इसे कहते हैं लिस्ट बिल्डिंग। जिन लोगों को हमें अप्रोच करना है उसे कहते हैं हम प्रोस्पेक्ट या फिर कस्टमर, लेकिन मैं कहता हूं प्रोस्पेक्ट। तो जिन जिन प्रोस्पेक्ट्स को हमें अप्रोच करना है उन लोगों की हमें लिस्ट बनानी है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने लिस्ट बनाई है। जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है छोटा बड़ा, तो हम किन किन लोगों को इनवाइट करना है उन लोगों की हम लिस्ट बनाते हैं। ओके, जब भी हमें बाहर जाना है घूमने के लिए, 8 दिन 10 दिन के लिए बाहर जाना है, तो कौन से सामान हमें लेने हैं उसकी भी हम क्या निकालते हैं, लिस्ट निकालते हैं। तो हर जगह पे हम लिस्ट निकालते हैं। अगर हमें राशन लेने जाना है तो भूल ना जाए कोई आइटम, इसीलिए हम क्या करते हैं, राशन लाने से पहले बिग बाजार या फिर डी मार्ट में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहला हम लिस्ट निकालते हैं कि हमें क्या क्या लेना है, परचेस करना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो उसी तरीके से इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, लिस्ट। दोस्तों, आज अगर हम देखेंगे, बात कर देंगे, लिस्ट का दूसरा अर्थ क्या है, होप, आशा। जितनी बड़ी लिस्ट, लिस्ट का मैं दूसरा नाम कहता हूं होप, आशा। तो जितनी बड़ी लिस्ट आपकी होगी उतनी बड़ी आशा आपकी बढ़ेगी, उतना बड़ा होप आपको इस बिजनेस में डेवलप होगा। तो लिस्ट यानी कि आशा। आज मैंने देखा है, मेरा 13 साल का जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो ये कहता है दोस्तों कि आज अगर हम देखेंगे तो जितने लोग मार्केट में जुड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर एजुटेक में आज जितने भी लोग जुड़ते हैं, 10 में से 8 लोग लिस्ट ही नहीं बनाते। जब बिजनेस को शुरू करते हैं तो 10 में से 8 लोग लिस्ट ही नहीं बनाते। ओके, यहां पे भी अगर मैं कहूं कि यहाँ पे अगर लगभग अभी 100 लोग यहाँ पे बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों के पास अभी लिस्ट होगी, प्रॉपर लिस्ट होगी, ऐसे 20 लोग रहेंगे। 20 में से ज्यादा लोग रहेंगे ना, तो आज मैं अभी ये बिजनेस छोड़ने को तैयार हूं। ओके, तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस बिजनेस में लोग लिस्ट नहीं निकालते हैं। जिन लोगों के पास जाना है उन लोगों की लिस्ट नहीं निकालते। उनको लगता है कि मेरे दिमाग में ये सब लोगों के नाम है, और मेरा दिमाग बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंटेलिजेंट मैं हूं, और मुझे लोगों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये सबसे गलत बात है दोस्तों, सबसे गलत बात है। तो अगर आपको एजुटेक में टॉप 20%, कितने लोगों को टॉप 20% में आना है? कितने लोगों को एजुटेक में टॉप 20% में आना है? चलो बताइए, कमेंट करके बताइए, कितने लोगों को टॉप 20% में आना है एजुटेक में? टॉप 20% में पहले दिन ही टॉप 20% में आना है। यस असलम जी, प्रमोद जी यस, और श्रीराम जी यस यस, बंसोड़ जी, विनय जी, बैजू कुमार जी, गजेंद्र जी, फिरोज जी यस। तो अगर आपको टॉप 20% में आना है ना, एजुटेक में अगर टॉप 20% में आना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? बस लिस्ट निकालना पड़ेगा, बस खेल खत्म है। तो सिर्फ आप अब तक बाहर मार्केट में उतरे भी नहीं है, आप मार्केट में उतरे ही नहीं हो। बस आप लिस्ट डायरी पे निकालो, आप लिस्ट डायरी पे निकालो, आप ऑटोमेटिकली बिजनेस के इस इंडस्ट्री एजुटेक में टॉप 20% में आओगे। क्योंकि आज एजुटेक में अगर 100 लोग जुड़ रहे हैं, तो 100 में से 80 लोग लिस्ट ही नहीं बना रहे, तो उनका बिजनेस होना तो नामुमकिन है। तो वो लोग तो पहले ही फेल बन गए, उन्होंने फेलियर का प्लानिंग कर दिया, फेल होने का, नाकामयाब होने का प्लानिंग उन्हें उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। और आज अगर आप इस सेशन के बाद अगर आप लिस्ट बनाते हो, आज अगर आप लिस्ट बनाते हो, तो आप पहले 20 लोगों में आओगे, यानी कि टॉप 20 एजुटेक में टॉप 20% में आओगे। सिंपल से। आज अभी तक तो आपने फोन कॉल भी नहीं किया, अभी तक तो आपने घर से बाहर निकले भी नहीं हो आप। और ये मेरा इतिहास कहता है, मैंने इसका बहुत रिसर्च करके ये मैं कह रहा हूं, पिछले 13 साल का एक्सपीरियंस मेरा ये कह रहा है कि जब 10 लोग बिजनेस में आते तो 8 लोग लिस्ट नहीं बनाते। तो आप बोलेंगे सूरज सर, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या सचमुच आपने भी लिस्ट निकाला है क्या? तो ये दोस्तों, ये देखो, ये सामने है मेरा डायरी, ये है मेरा डायरी। और इस डायरी में जब अब हम ओपन करेंगे, तो इस डायरी में मैंने पूरी तरह, मेरी जिस दिन मैंने बिजनेस को शुरू किया था, तो उसी दिन मैंने यहाँ पे लिस्ट निकाला था। दिख रहा है आपको? सब लोगों को दिख रहा होगा। मैंने नाम, मोबाइल नंबर, एरिया, कितने बार फॉलोअप लेना है, ये सभी लोगों का मैंने लिस्ट ऑलरेडी निकाला था। ऑलरेडी मैंने निकाला है, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको बोल रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने ऑलरेडी एरिया वाइज लिस्ट निकाली है। क्या आपने ऐसी लिस्ट निकाली है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसी लिस्ट आपने निकाली है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सर नहीं निकाली, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। ओके, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, देखो मैंने कितनी बड़ी लिस्ट निकाली है। और मुझे क्योंकि एक ही फंडा मालूम था कि जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, तो हमें इतनी बड़ी लिस्ट हमें निकालनी है। तो ये पहले दिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो मेरे ग्रेट अपलाइन ने मुझे कहा था, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि सूरज, तुझे अगर इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, तो ऐसी लिस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये लिस्ट मैंने निकाली है, आपको भी इसी तरीके से लिस्ट निकालनी पड़ेगी। और आज मैं सफल हूं, इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि मैंने ये बेसिक के ऊपर काम किया है। और हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम बेसिक के ऊपर काम ही नहीं करते। ठीक है, हम बेसिक के ऊपर काम ही नहीं करते, हमारा प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ा। तो ठीक है, तो दिख रहा है स्क्रीन? आई होप सबको अभी स्क्रीन फिर से दिख रहा है। तो अगर आपको टॉप 20% में आना है, तो ये लिस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। लिस्ट निकालने के लिए तो बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग लिस्ट, लिस्ट निकालने के लिए क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फायदे होते हैं अगर हम लिस्ट निकालते हैं आज, तो क्या क्या फायदे होते हैं? तो सबसे पहला, कि अगर आप लोगों की लिस्ट नहीं निकालते हो, तो अच्छे अच्छे लोग जो आपके मोबाइल में हैं, आपके पहचान वाले अच्छे अच्छे क्वालिटी पोटेंशियल लोग आपसे छूट सकते हैं। ये मैंने देखा है, मैंने देखा है, पिछले 13 साल के एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट अगर हम नहीं निकालते हैं, तो ये लोग आपके हाथ से छूट सकते हैं। और चूंकि एजुटेक बड़ा हो रहा है, चूंकि एजुटेक हर कोने में निकल भारत देश के हर एक कोने में आने वाले टाइम में जाने वाला है, तो आपके पहचान वाले लोग जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो जुड़ सकते थे आपके साथ, वो लोगों को आप अगर अप्रोच नहीं करोगे, तो कोई ना कोई तो आने वाले टाइम में अप्रोच करेगा, और आपको दिखेगा कि वो लोग दूसरे टीम में ज्वाइन हो गए। या फिर आप इसीलिए जो है लोगों का नाम नहीं लिख रहे कुछ लोगों का, या आपको लगता है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे लाइफ में हुआ है ऐसा। मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ लोगों का नाम नहीं निकाला था, मैंने प्री जज किया था। प्री जज ये किया था यार ये नेटवर्क मार्केटिंग करेगा ही नहीं, ये निगेटिव है। लेकिन वही बंदा दूसरी कंपनी में जुड़ गया, और वो कंपनी में जो जुड़ने के बाद वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे बता रहा है। जो बंदा मुझे ऐसा लगता था ये तो सबसे निगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, और वो बंदा दूसरी कंपनी में जुड़ गया, दूसरी किसी कंपनी में जुड़ गया, और वो मुझे फायदे बता रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो ये बहुत बड़ा
प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम लिस्ट नहीं निकालते तो हमारे कॉन्टैक्ट में से कुछ लोग छूट जाएंगे, वो शायद दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे या फिर दूसरा कोई टीम ज्वाइन करेंगे, और फिर बहुत बुरा लगेगा। और इस दुनिया का सबसे भयानक, सबसे बेकार इमोशन कौन सा है? रिग्रेट, पछतावा। कुछ नहीं कर सकते। देखो, दुख होता है किसी चीज का तो वो फिर से आ सकता है। अगर पैसा खोता है, उससे दुख होता है तो पैसा आ सकता है। लेकिन पछतावा एक ऐसा इमोशन है जिसे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पछतावा के लिए कोई सोल्यूशन नहीं, कोई कोई दवा नहीं है। रिग्रेट फील के लिए, रिग्रेशन के लिए कोई दवा नहीं है। तो एक बार एक बंदे अगर आपसे छूट गए, वो छूट गए, लाइफ टाइम के लिए छूट गए, तो ये पछतावा हो जाएगा। दूसरा, इफ यू हैव अ बिग लिस्ट, यू डू नॉट ओवर रिएक्ट टू द नेगेटिव रिएक्शंस ऑफ द पीपल। अब ये कोई बंदा अगर जो लिस्ट नहीं निकालता है तो उसके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों के नाम रहते हैं? 10 15 20 बहुत हो गए। 10 से 15 लोग, उससे ज्यादा उसके दिमाग में नाम नहीं रहते। 10 से 15 लोग हो गए, बहुत हो गया। और फिर जब ये 10 15 लोग ना बोलते हैं, तो जैसे जैसे उसको दिखता है कि यार ये 10 लोग ही है मेरे दिमाग में, ये एजुटेक में जुड़ सकते हैं, ऐसे 10 लोगों के नाम उसके दिमाग में है। और जब ये बंदे ना बोलना शुरू करते हैं या फिर निगेटिव रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, ना बोलना शुरू कर देती है, तो हम ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ओवर रिएक्ट, क्योंकि लिस्ट ही छोटी है। लिस्ट बनाई भी है तो छोटी है, या फिर बनाई नहीं है, दिमाग में 10 15 लोगों के ही नाम है। तो उस वही लोग जब ना बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन बढ़ जाता है, हम ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और फिर ये रिएक्शन हमारे फैमिली लोगों को, सब लोगों को दिखता है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ओवर रिएक्ट करते हैं पूरी तरह। ओके। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे और प्रॉब्लम क्या होता है, तो एक यहाँ पे चीज मुझे बतानी है कि लोग इस व्यवसाय को दूसरों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की वजह से नहीं छोड़ते। लोग इस व्यवसाय को दूसरे की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं की वजह से नहीं छोड़ते, बल्कि इसलिए छोड़ते क्योंकि उनकी लिस्ट छोटी है। इसका मतलब सिंपल है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को कब छोड़ने का कारण क्या है? लोग ना बोल रहे हैं, इसीलिए लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ज्यादातर लोग बिजनेस को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि लिस्ट ही छोटी है। लिस्ट बनाई थी 10 15 20 लोगों की, और 10 15 20 में से ज्यादातर लोगों ने ना बोला, खेल खत्म, बिजनेस छोड़ दिया। और वही बंदा अगर 400 500 1000 2000 5000 10,000 लोगों की अगर लिस्ट बनाता, 5,000 10,000 लोगों की अगर लिस्ट बनाता, तो 2 4 लोग ना बोलते, 10 15 लोग ना बोलते, तो भी उसे कुछ बुरा नहीं लगता, तो वो बिजनेस पे टिका रहता। तो इस बिजनेस में वही टिकेगा जो सबसे लंबी लिस्ट बनाएगा। जो सबसे लंबी लिस्ट बनाएगा वही टिकेगा। तो सिंपल सी बात है, लिस्ट बनानी है तो छोटी भी नहीं बनानी, हमें बहुत बड़ी लिस्ट बनानी है, और इसके फॉर्मूले मैं अभी आपको देने वाला हूं। तो ये बात ध्यान में रखना। तो आज अगर बिजनेस को शुरू करना है तो सबसे पहला एक अच्छा सा ऐसा डायरी परचेस करो। एक ऐसा डायरी परचेस करो, और इस डायरी में फटाक से, फटाफट 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 अपना लिस्ट निकालना शुरू करो। ओके। यू डू गेट ऑप्शंस विथ whom टू स्टार्ट द बिजनेस विथ। अगर लिस्ट रहेगी तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि मैं कौन से लोगों के साथ बिजनेस को शुरू करूं। अगर लिस्ट बनाओगे ही नहीं तो आपके दिमाग में जो नाम आ रहे उन्हीं के साथ बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप लिस्ट बनाते हो तो ये फायदा ये भी होता है कि आप चुनोगे लोगों को, आपके पास ऑप्शन आएगा कि मैं कौन से लोगों को अप्रोच करूं। ओके, सामने वाला मुझे चुनेगा या नहीं चुनेगा वो बाद में की बात है। पहले मैं डिसाइड करूंगा कि मैं तेरे पास आऊं या नहीं आऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत लंबी कतार है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो मैं डिसाइड करूंगा। सर लोग बोलते सर लोग जुड़ते नहीं है, अरे वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो आगे की बात है। पहले हम डिसाइड करेंगे कि क्या वो काबिल है हमारे एजुटेक में जुड़ने के लिए, क्या वो काबिल है मेरे साथ बिजनेस करने के लिए। और ये तभी होगा जब लिस्ट बड़ी होगी। लिस्ट अगर छोटी होगी तो फिर हमें उन्हीं लोगों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, उन्हीं लोगों को बार बार फोन करना पड़ेगा, उन्हीं लोगों को बार बार कन्विंस करना पड़ेगा। और ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये छोटी लिस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके। तो लिस्ट बड़ी होगी तो ऑप्शंस ज्यादा होंगे, और अगर सही लोग शुरुआती दौर में ही अगर सही लोग आपके साथ बिजनेस में आ जाते हैं, इफ यू गेट राइट पीपल एट द स्टार्ट ऑफ दिस बिजनेस, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर बिजनेस में पहले ही लेवल पे अगर लेफ्ट में आपको रोहित शर्मा और राइट में अगर आपको विराट कोहली लग जाए, तो आप बताइए ऐसा काम बनेगा? लेफ्ट में रोहित शर्मा है, राइट में विराट कोहली है, हट काम तो बन गया। तो राइट राइट लोग, जो सही लोग अगर हमें इनिशियल लेवल पे ही अगर मिल जाएंगे तो बहुत बड़े लेवल पे काम होगा। और ये तभी होगा जब हम लिस्ट को, लंबी लिस्ट निकालेंगे। ये सबसे पहला फायदा है। ये एक फायदा है। बिग लिस्ट शोज योर सीरियसनेस एंड इट कैन बी यूज एज इफेक्टिव टूल फॉर द क्लोजिंग। जितनी बड़ी लिस्ट आप निकालोगे तो उसे हम क्लोजिंग के लिए दिखा सकते हैं। जब भी मैं जाता हूं किसी के सामने बैठता हूं तो ये मैं अपनी लिस्ट दिखाता हूं।
ये दिखा, जब क्लोजिंग के लिए मैं बैठा हूँ, उसको मैंने प्रपोजल बताया है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, और बिजनेस का प्रपोजल दिया है, और जब मैं उसको ये दिखाता हूँ, उसको मैं क्लोजिंग के लिए दिखाता हूँ कि देख मैं कितना सीरियस हूँ, तू अकेला नहीं है मेरे पास। तू अकेला नहीं है मेरे पास ऐसे 2,000 लोग हैं जिनके पास मैं जाने वाला हूँ, और मेरा इनकम सिर्फ 2 लोग आने के बाद ही सेट होने वाला है। अगर 2 लोग भी मेरे जैसे मेरे साथ आ जाते हैं तो मेरा इनकम शुरू हो जाएगा। तो तू मेरे मेरे लिए तू ज्यादा जरूरी नहीं है, तेरे लिए ये बिजनेस ज्यादा जरूरी है। ये मैं दिखाता हूँ, बताता नहीं हूँ, दिखाता हूँ इस लिस्ट को दिखा के। तो क्लोजिंग के समय जब आप इतनी बड़ी लिस्ट दिखाओगे तो सामने वाला भी हिल जाएगा, सामने वाला का एटीट्यूड नीचे हो जाएगा जब आप लिस्ट दिखाओगे सामने वाले को। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका सीरियसनेस दिखता है। आज भी अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर 100 में से 20 लोग ही लिस्ट बनाने वाले सिर्फ 20 लोग भी यहाँ पे होंगे ना, तो सिंपल से वही 20 लोग सीरियस है, बाकी के लोग सीरियस ही नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। और दोस्त ने ज्वाइन किया है, रिलेटिव ने ज्वाइन किया है, अपलाइन ने ज्वाइन किया है, उनके लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम नहीं कर रहे, खुद के सपनों के लिए काम नहीं कर रहे, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, आपका सीरियसनेस यहाँ पे दिखता है। योर कॉन्फिडेंस विल बी हाई, आपका कॉन्फिडेंस लाइफ टाइम के लिए हाई रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस हाई क्यों रहेगा? क्योंकि अगर मेरे पास 2,000 लोगों की लिस्ट है, 3,000 लोगों की लिस्ट है, 5,000 लोगों की लिस्ट है, तो अगर एक आध 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग ना बोलते तो मुझे कुछ नहीं लगेगा। मुझे मालूम है मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए, और 2 लोग तो मुझे कहीं पे भी मिलेंगे, कहीं पे भी मिलेंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई के साथ रहेगा। तो जितने भी लोग आप मार्केट में नेटवर्कर लोग आप देखते हो, जो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि उनके पास लंबी लिस्ट है, उनके पास लंबी लिस्ट है, ये सबसे पहला रूल है। ओके, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है इस बिजनेस के प्रति, आपको अगर पूरी तरह बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज करनी है, और पूरा विश्वास अगर लाना है कि मैं 100% इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, तो जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी लिस्ट आप निकालना शुरू करिए। ओके, उतनी बड़ी आप लिस्ट निकालना शुरू करिए। तो लिस्ट मेकिंग प्रोसेस, सबसे पहला तो लिस्ट बिल्डअप करेंगे, पहला स्टेप है लिस्ट को बिल्डअप करेंगे। दूसरा है लिस्ट को एक्सपांड करेंगे। एक बार बनाई इसका मतलब ये नहीं कि हो गया, सूरज गोगरे ने अभी ये लिस्ट बनाई इसका मतलब ये नहीं कि हो गया, ये पूरा डायरी भर के लिस्ट होने वाला है। तो हर दिन इस लिस्ट में नाम ऐड हो जाते रहते हैं, हर दिन, क्योंकि बहुत बड़ा इनकम करना है सर, जिंदगी के सपने पूरे करने हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, वाइफ के सपने पूरे करने हैं, बच्चों के सपने पूरे करने हैं, खुद के सपने पूरे करने हैं, भविष्य बनाना है। टाइम पास नहीं चालू यहाँ पे, टाइम पास नहीं चालू है। और ये टाइम पास नहीं चालू, ये जिंदगी का पूरा अपनी जिंदगी का सवाल है। तो जिंदगी का सवाल है तो सीरियसली इसमें नाम लिखेंगे हम, और इसको एक्सपांड करते जाएंगे। ये भी बताऊंगा कैसे एक्सपांड करना है। फिर उसके बाद उसमें सॉर्टिंग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि कौन से लोगों के पास जाना है, और फिर उसके बाद और नए नए लोगों को कैसे ऐड करना है, स्ट्रेंजर्स को कैसे ऐड करना है, उसका भी तरीका मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे अनजान लोगों को भी इसमें इस लिस्ट में ऐड करना है, और उनसे उनको ज्वाइन करवाना है। ये भी तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो, सॉरी, फटाफट देखते हैं बिल्ड द लिस्ट, किस तरीके से लिस्ट को बिल्ड की जाती है। सबसे पहला तो आपके लिस्ट में कौन होना चाहिए? आप बोलेंगे सर किससे शुरुआत करूं, किससे करूं मैं शुरुआत? आप बोल रहे हो कि लिस्ट को बनानी है, तो शुरुआत कहां से करूं? शुरुआत, ऐसा कोई भी बंदा जो जिंदा हो, ऐसा कोई भी बंदा जो जिंदा है, और ऐसा कोई भी बंदा जो आपको 45 से 60 मिनट आपको टाइम दे सकता है आपके बिजनेस मीटिंग के लिए, वो आपके लिस्ट में आना चाहिए। खेल खत्म। जिसको 2 हाथ 2 पैर है, कोई भी बंदा, मतलब जिस जो जिंदा है, वो आपके लिस्ट में होना चाहिए। ओके, आपको पता नहीं कि वो उसमें क्या पोटेंशियल है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हमें लगता है कि वो करेगा नहीं करेगा, प्रीजज करते हैं। नहीं सर, हमें हर बंदे का नाम अपने लिस्ट में लिखना है, हर बंदे का। जरूरी नहीं कि इन सब लोगों को हम अप्रोच करें, जरूरी नहीं है इन सब लोगों को हम अप्रोच करें, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको अप्रोच करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिजनेस ही इतना बढ़ेगा, बड़े लेवल पे आप बिजी हो जाओगे। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपका एक विश्वास बढ़ाने के लिए, हमें बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। तो हर कोई बंदा जो जिंदा है उसे हम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसमें आएंगे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आप जहां पे काम कर रहे हो वहां के कलीग्स, आपके नेबर्स, या फिर आपके आजू बाजू इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, आपके नेबर्स, आपके कॉलेज के मेट, आपके स्कूल के मेट, आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग। आप जहां पाए, क्लब में जाते हो, जिम में जाते हो, योगा का एक वर्ग होता है, वहां पे आप जाते हो, गार्डन में आप जाते हो, वॉकिंग के लिए जाते हो। अभी देखो पिछले ही हफ्ते संतोष जी शिंदे सर ने वॉकिंग में, जो बंदा उनके साथ जाता है उनके साथ दोस्ती बनाई, और उनको एक भगवत गीता का सेल जनरेट कर किया, उनसे उन्होंने एक भगवत गीता का सेल जनरेट किया। तो इस तरीके से
आप जहां पे जाते हो, वॉकिंग के लिए जाते हो, रात को जाते हो, मिलते हो, जहां कहाँ मिलते हो, जिसके सब मिलते हो, सब लोगों के नाम आपको लिखने हैं। सब लोगों के नाम आपको लिखने हैं। जो कोई भी आपके सामने दिख रहा है, आपके रेडियस में, आपके आंखों के रेडियस में हर कोई बंदा जो आपको दिख रहा है, उसको आपको आपके लिस्ट में लिखना है। ओके। लुक फॉर अ पीपल हु आर बिगर ड्रीमर्स देन यू। ऐसे लोगों को देखना है, लिखना है, जो जिनके सपने आपसे भी बड़े हैं। ये लोग जब आएंगे ना, तो आपसे भी बड़ा काम करेंगे। आप बोलेंगे सर महीने का ₹1,00,000 आया तो भी चलेगा, लेकिन इस बंदे को जब तक ₹5,00,000 महीने का नहीं आता, तब तक ये शांति में वैसे बैठने वाला नहीं था। तो जैसे वो जुड़ गया आपके साथ, वो ₹5,00,000 कमाने का प्लानिंग कर रहा है। आप तो दिमाग में चल रहे थे सर महीने का 1,00,000 आया ना तो भी बहुत हो गया, और वो 5,00,000 का सेटिंग कर गया। आपको भी 5,00,000 आना ही है, फिर 10,00,000 आना है। तो इस तरीके से आपसे बड़े सपने वाले लोगों को ऐड करना है। और बैठिए फिर, लिस्ट निकालते समय एक ऐसी अच्छी जगह बैठ लेके लेके बैठिए। एक टाइम डिसाइड करिए, एक शांत जगह करिए, पूरा सब बंद करिए, माहौल बंद करिए, और अपनी वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, अगर आप लेडी हो तो अपने हस्बैंड के साथ, और आपकी आप एक मैन हो, आपके वाइफ के साथ, आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ के साथ आप बैठिए और लिस्ट निकालिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ लोगों ने अभी घर पे बताया नहीं कि मैं एजुटेक कर रहा हूँ। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अब तक अपने घर वाले को ही कन्विंस नहीं किया। ओके। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कुछ लोगों का, कि घर वाले को पता ही नहीं कि मैं जुड़े कर रहा हूँ, चुप चुप के कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग तो चुप चुप के कर रहे हैं। तो मेरा चीज उनका यही है, उनको यही कहना है कि अगर आप अपने घर वाले को कन्विंस नहीं कर सकते तो लोगों को क्या कन्विंस करोगे, दुनिया को क्या कन्विंस करोगे। सबसे पहला उनको कन्विंस करिए जो आपके साथ लाइफ पार्टनर है। और उनको कन्विंस करने के लिए दो ही तरीके हैं। आप बोलेंगे सर वो कन्विंस नहीं होते, क्यों नहीं कन्विंस होते? क्योंकि इसका भी प्रॉब्लम हम ही है। क्योंकि आज तक 10 बार 10 कंपनियों में काम किया ना हमने, और 10 बार 10 अलग अलग सपने दिखाए अपने लाइफ पार्टनर को, और कहीं से भी पूरा नहीं हुआ। तो आज प्रॉब्लम ये है कि यार 11वां बार जब हमने ये कंपनी को शुरू किया, तो प्रॉब्लम ये है कि घर पे भी नहीं लेंगे, घर में, घर के अंदर भी नहीं लेंगे शायद। ऐसा भी कुछ लोगों का प्रॉब्लम है। कुछ कुछ लोगों के घर के में हर दिन बैग की तलाशी ली जाती है कि क्या नया प्लान, कौन सा नया कंसेप्ट चालू किया है कि नहीं किया है। ये भी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला अपनी वाइफ को कन्विंस करो। इसके दो ही तरीके हैं। सबसे पहला, उनको एक कंपनी के बड़े लेवल के फंक्शन में लेके आओ, क्योंकि माइंड का कन्वर्जन माहौल में होता है, बड़े बड़े फंक्शन में ही होता है। जितने भी बड़े बड़े लोगों ने डिसीजन लिया अपने लाइफ में, या फिर उनका मत परिवर्तन जो हुआ ना, वो ऐसे बड़े बड़े फंक्शन में ही हुआ। तो जब भी किसी कंपनी का बहुत बड़ा फंक्शन हो या फिर कोई प्रोग्राम हो जहाँ पे 40 50 100 लोग आए हैं, वहां पे अपने स्पाउस को लेके आओ, और उनको दिखाओ कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। ओके। और दूसरा तरीका है अचीवमेंट। या फिर अचीवमेंट करो फटाक से, 10 15 20 25 50 हजार लाख रुपया कमा लो फटाफट, फटाफट फटाफट। ओके, फटाफट फटाफट कमा लो और पहला पे आउट उनको दे दो, पहला विड्रॉल उनके अकाउंट में भेजो। ये दो ही चीजें हैं जिससे आप स्पॉस को कन्विंस कर सकते हो। इसका फायदा भी ये है दोस्तों, अगर स्पॉस के साथ बैठोगे तो उनकी नई लिस्ट आपको मिलेगी। जैसे आपके दोस्त हैं उनके भी दोस्त हैं, जैसे आपके रिश्तेदार हैं उनके भी रिश्तेदार हैं, जैसे आपके कलीग्स हैं उनके भी कलीग्स हैं, जैसे आपके कॉलेज मेट है उनके भी हैं, उनके भी स्कूल मेट है, उनके भी दोस्त हैं। उन सब लोगों का लिस्ट आपको अलग से मिलेगी, यानी कि झटक से आपकी लिस्ट डबल हो जाएगी। फटक से आपकी लिस्ट डबल हो जाएगी। लिस्ट बनाते समय कोई प्रीजज मत करो। बहुत सारे लोग प्रीजज करते हैं कि कैसे ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। मैंने एक देखा है कि जो बंदा हमें लगता है कि ये नहीं करेगा, वही सबसे ज्यादा बिजनेस दे जाता है। तो हमें मालूम नहीं होता, हमें लगता है कि ये बंदा बिजनेस ही नहीं करेगा, लेकिन वो सबसे ज्यादा बिजनेस देके जाता है। तो प्रीजज मत करिए। हर बंदे का नाम लिखिए, हर बंदे का नाम लिखिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एक बार लिखना शुरू करोगे तो 300 500, कम से कम 300 नहीं तो 500 लोगों की लिस्ट निकलनी चाहिए। पहली लेवल में, ये पहला लेवल है हमारा, जिसमें कम से कम 300 से 500 लोगों की लिस्ट निकलनी ही चाहिए, निकलनी ही चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ज्यादातर लोगों की शादी में 200 500 1000 लोग आते हैं। तो मेरे शादी में तो 2000 लोग आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि सिंपल है, 2000 लोग तो मैंने, मेरे घर वाले, मैंने एक स्टैंड पे बैठ के, बस स्टैंड पे बैठ के, रेलवे स्टेशन पे बैठ के मैंने लग्न पत्रिका नहीं बेची थी। जो शादी का कार्ड होता है वो तो नहीं बांटा था मैंने। मैंने अपने जान पहचान के लोगों को ही बांटा था। तो सिंपल सी चीज है, हर एक लोगों को कम से कम 1000 2000 लोग पहचानते ही है। तो उनको हमें लिखना है। जितनी बड़ी लिस्ट निकालोगे उतना बड़ा फायदा होगा आपका। एक्सपांड, फिर उसके बाद हमें एक्सपांड करना है अभी। चलो मान के चलते कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने 300 लोगों का लिस्ट निकाला। 300 लोगों का लिस्ट निकाला, जो कम से कम अमाउंट में बोल रहा हूँ, 300 लोगों का लिस्ट निकाला। अभी हमें फिर से बैठना है, दूसरे स्टेज में क्या करना है, इसको और बड़ा करना है। कैसे बड़ा करेंगे? अभी अभी 300 लोगों का लिस्ट आपने निकाला, तो फिर इसको कैसे बड़ा करेंगे? तो एक चीज याद रखना, ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि लिस्ट बड़ी करो, लिस्ट बड़ी करो, क्योंकि आपकी अमीरी
और आप में सिर्फ एक कांटेक्ट का अंतर है, एक संपर्क का अंतर है, एक कांटेक्ट दूर हो आप, सिर्फ एक कांटेक्ट ऐसा है जिससे आपका, आप और आपकी आपकी गरीबी और आपकी गरीबी को, अमीरी को जोड़ सकता है, दूर कर सकता है, आपकी गरीबी को दूर कर सकता है और आपकी अमीरी को आपके पास जोड़ सकता है, सिर्फ एक कांटेक्ट। और वो कौन सा कांटेक्ट है वो आपको पता नहीं है। यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा रहस्य है। हमें मालूम नहीं है कि वो कांटेक्ट कौन है, लेकिन वो एक ऐसा कांटेक्ट है जो आपको आपके सारे सपने पूरा करके दे सकता है। तो वो कांटेक्ट कौन है आपको मालूम नहीं है, तो इसीलिए बड़ा बड़ा लिस्ट निकालो, एक्सपांड करो। एक्सपांड करने के लिए ये एटीट्यूड से शुरू करो, एक्सपांड करने के लिए ये पूरी दुनिया मेरी टीम में होनी चाहिए। ये पूरी दुनिया को आप जब देखोगे आपके आंखों से, ये पूरी दुनिया मेरी टीम में होगी, ऐसा सोच के आप शुरू करो। ऐसा सोच के आप शुरू करो, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी टीम 10 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोगों की टीम उनके नीचे थी। तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, और ये होगा एजुटेक में, पक्का होगा। पक्का होगा कि आने वाले टाइम में एक एक लीडर के नीचे 10-10, 20-20, 50 लाख लोगों की टीम होगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लिस्ट बड़ी निकालो। एज यू लुक एट एवरीवन इन योर लिस्ट वन बाय वन, ट्राई टू फाइंड सम मोर पीपल हुम दे नो। अभी एक नाम जैसे झलकता है, जैसे आपने लिस्ट पढ़ना शुरू किया और लिस्ट में पहला नाम था अमीश पांडे फॉर एग्जाम्पल। तो अमीश पांडे को जैसे मैं देखता हूं, उनका चेहरा मेरे सामने आता है, तो शांति से बैठे और सोचिए कि इस बंदे को पहचानने वाले की, जब मैं अमीश पांडे जी को मिला तो इसके साथ 2-4 लोग तो रहे होंगे जिनके वजह से मैं उनको भी जानता हूं। तो उन लोगों के नाम निकला शुरू करो, उन लोगों के नाम निकालना शुरू करो। अमीश पांडे जी को पहचानने वाले कौन से लोग हैं, या फिर अमीश पांडे जी को 8-10 लोग तो होंगे जो अमीश पांडे जी के साथ आप जब मिले थे, तो उनके साथ मिलके आप 8-10 लोगों को मिले होंगे उनके, कभी कभार कोई इधर से ना कोई इधर से तो कोई कनेक्शन लगा होगा। तो उन लोगों के नाम निकला शुरू करो। द पीपल हु आर नोन टू द पीपल हुम वी नो। अमीश पांडे को मैं जानता हूं, लेकिन अमीश पांडे तो 10 लोगों को जानता है, जिनको थोड़ा थोड़ा मैं भी जानता हूँ। अमीश पांडे जी की वजह से थोड़ा थोड़ा मैं भी जानता हूं। तो ऐसे लोगों का नाम निकालूंगा मैं, तो हर एक बंदे के से मुझे 8-10 लोग वैसे भी निकलेंगे। अब इसकी चिंता नहीं करनी कि उनको कैसे कॉल करना है, उनसे कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। फिलहाल हमें लिस्ट बढ़ानी है बस। फिलहाल हमारा काम एक ही है, लिस्ट बढ़ानी है। तो अगर एक बंदे से और नए 10 नाम निकलते हैं, तो आपकी लिस्ट 10 गुना बन जाती है। अगर आपने 300 लोगों का नाम निकाला था, तो 3,000 लोगों के नाम बन जाते हैं। तो जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। तो 10x हो जाएगी आपकी लिस्ट ऑटोमेटिकली। या फिर आप फेसबुक यूज कर सकते हो, जितने भी लोग आपको जुड़े हैं सबके नाम निकालो। तकरीबन मेरे पास 2,500 लोग हैं मेरे फेसबुक में। तो फेसबुक से मैं नाम निकाल सकता हूँ, इंस्टाग्राम से मैं नाम निकाल सकता हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे मैं जुड़ा हूँ, बहुत सारे ग्रुप है, 20-50 लोग, 20-50 ग्रुप है मेरे पास। उनमें से कुछ लोगों को मैं नाम निकाल सकता हूं। तो इस तरीके से लिस्ट मेरी बढ़ेगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। आज मैंने अगर 300 लोगों की निकाली है, तो वो 3,000 तक चली जाएगी। ओके। और ये लंबी लिस्ट है, मुझे कॉन्फिडेंस देती रहेगी, ये लंबी लिस्ट मुझे कॉन्फिडेंस देती रहेगी, विश्वास देती रहेगी कि तू रुकना नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लोग खत्म नहीं हुए अब तक, तुझे रुकना नहीं है। ये लिस्ट आपको समझाएगी, ये लिस्ट आपको सिखाएगी। अभी सिलेक्शन करना है। अभी सिलेक्शन कैसे करेंगे? सॉरी, सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो सिलेक्शन के लिए फिर से मैं ये कहता हूं कि ये मायने नहीं रखता कि प्लान कौन दे रहा है। मायने ये नहीं रखता कभी कि प्लान कौन दे रहा है। इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि प्लान देख कौन रहा है। ओके। तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, मेरा ये अनुभव कहता है कि सिलेक्ट करो, चूज करो, अच्छे अच्छे लोगों को चूज करो। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि बहुत अच्छा प्लानर है, लेकिन सामने वाला बंदे में दम ही नहीं है। सामने वाले बंदे में ना नीड है, ना अथॉरिटी है, ना पैसा है। ओके। मैन फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, एम बोले तो मनी, ए बोले तो अथॉरिटी, एन बोले तो नीड। ना नीड है, ना अथॉरिटी है, ना पैसा है, मैनेज करने की हैसियत रखता है। प्लान देने वाला बहुत खास है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता फिर, कुछ नहीं होता। लेकिन इससे उल्टा हो, ठीक ठाक प्लान देने को आ रहा है, ज्यादा अच्छा प्रोफेशनली प्लान नहीं दे रहा है, ठीक ठाक प्लान देने को आ रहा है, सेल्स के प्रोसेस को ठीक ठाक फॉलो कर रहा है, लेकिन सामने वाले बंदे में बहुत दम है, तो ये बहुत मायने रखता है। तो आपकी लिस्ट में चूज करते समय अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ जाएंगे। मैंने ऐसे देखा है, अच्छे प्लानर नहीं है, लेकिन वो अच्छे अच्छे लोगों को लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चूज ही, शुरुआती समय में चूज ही ऐसे लोगों को किया था जो जुड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने चूज किया था। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों को अप्रोच करते हो। और जब अप्रोच करने की बात आती है,
तो जितनी बड़ी लिस्ट आप निकालते हो उतना ही बड़ा ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि सिलेक्शन मायने रखता है कि आप कैसे सिलेक्शन लगाते हो, कैसे सॉर्टिंग करते हो, अपनी लिस्ट को कैसे सॉर्ट करते हो। तो राइट सिलेक्शन, अगर सही लोगों को चुनोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। अगर सही लोगों को आप चुनते हो तो आपका आधा आधा काम बन जाता है। सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल टू स्टार्ट योर बिजनेस विद। अच्छे से अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों को चुनो आपके बिजनेस के लिए। शुरुआती दौर में अगर अच्छे से अच्छे लोग अगर आपके साथ आएंगे तो आप अनस्टॉपेबल होंगे। तो तीन कैटेगरी में हम लिस्ट बनाते हैं। पहली कैटेगरी होती है हॉट कैटेगरी, यानी कि ए कैटेगरी, जिसे मैं हॉट कहता हूं या फिर ए कैटेगरी। ओके। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो है वार्म कैटेगरी, यानी कि बी कैटेगरी। ओके। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है कोल्ड कैटेगरी, यानी कि सी कैटेगरी। तो इन तीनों कैटेगरी को कैसे देखा जाता है, चलो देखते हैं फटाफट फटाफट। तो सबसे पहला है हॉट कैटेगरी, यानी कि ए कैटेगरी। अभी ये ए कैटेगरी यानी कौन से लोग हैं? हॉट लोग यानी वो लोग जो आप उनके साथ हर बार टच में रहते हो, ज्यादातर आप इन लोगों के साथ टच में रहते हो, रेगुलर बेसिस में आप उनके साथ जुड़े रहते हो। तो हर एक दो दिन में, एक दो दिन में आप उनके साथ मिलते हो। ये वो लोग हैं जो आपसे सबसे नजदीकी लोग हैं, जिनका आपके ऊपर विश्वास है, आपको उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। और ये वो लोग हैं जिसमें आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हो, और ये लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये लोग आपको बहुत मानते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, ऐसे वो लोग हैं। और आप उनके साथ एक अच्छा रेपो आपका बना है, आप बहुत अच्छा रेपो आपका उनके साथ बना है, तो एक अच्छी अच्छी रिलेशनशिप है आपकी उनके साथ। और चूंकि और ये वो लोग हैं, शायद वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निगेटिव होंगे। शायद ऐसे भी लोग होते हैं ना कि मेरे दोस्त लोग हैं आज जो मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निगेटिव है। लेकिन चूंकि प्रपोजल मेरे से आ रहा है और चूंकि उनका मेरे साथ रिलेशन बहुत क्लोज है, तो वो एटलीस्ट देखने के लिए तो वो राजी हो जाएंगे। एटलीस्ट देखने के लिए तो राजी हो जाएंगे। और अगर प्रपोजल में आगे का दम होगा तो जुड़ भी जाएंगे। लेकिन वो एटलीस्ट राजी तो हो जाएंगे प्रपोजल देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे क्लोज है, मुझे ना नहीं कह सकते, मेरा एक अच्छा रैपो है उनके साथ। और वो मेरे साथ क्लोज क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें पे उनकी और मेरी बात बनती है। मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे वो भी सहमत होते हैं और मैं भी सहमत होता हूं। तो कुछ लाइक्स है जो कॉमन है, कुछ चीजें हैं जहां पे हम दोनों के लाइक्स कॉमन है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग ये इंडस्ट्री मुझे अच्छी लगी हो, तो ऐसा हो सकता है कि उसे भी ये एक इंडस्ट्री कॉमन अच्छी लगे। क्यों? क्योंकि मेरे लाइक्स और उसके लाइक्स कॉमन है। इसके वजह से तो हम एक साथ रहते हैं, बार बार हम एक साथ रहते हैं। तो इसके वजह से वो आपको सीरियसली भी लेंगे। शायद ये प्रपोजल किसी और से आता, चूंकि वो दूर का बंदा है, तो वो डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग होने की वजह से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग देखो सभी लोगों को मालूम है अभी। तो अगर कोई दूसरा बंदा इनको कॉल करता और वो दूर का रहता, तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो ये निगेटिव है, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करते। लेकिन चूंकि ये प्रपोजल आपसे आ रहा है तो फिर वो उनको तो सुनना ही है। तो ऐसे कम से कम 20-30 लोग तो हर एक के पास होते हैं। ऐसे 20-30 लोग तो हर एक के पास होते हैं, तो उनकी उनको आपको ए कैटेगरी नाम देना है। फिर दूसरा है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी यानी कौन से लोग जो आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन आपका उनके साथ उतना रिलेशन नहीं बना। सॉरी, उतना रिलेशन नहीं बना है। जो आपको आप एक दूसरे को पहचानते हो, लेकिन रिलेशन रेपो वो बिल्डअप नहीं हुआ, वो रिलेशन उतना अब तक बिल्डअप नहीं हुआ है। ओके, उतना स्ट्रांग रिलेशन बिल्डअप नहीं हुआ है। वो आप कभी कभार उनको कभी फैमिली फंक्शन में मिलते हो या सोसाइटी का मेंबर है वो, आप उनको नाम से पहचानते हो, लेकिन बात होती है तो सोसाइटी के बारे में ही होती है। या आपका कलीग है जिसके साथ बात होती है, लेकिन बस उसी के बारे में बात होती है, दूसरे चीजों के ऊपर बात होती नहीं है। काम का कोई बंदा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई भी है आपके बिजनेस में या आपके प्रोफेशन में, कोई भी ऐसा बंदा है जिसके साथ बातें होती रहती है, लेकिन उसी फील्ड के बारे में होती है, उसके अलावा नहीं होती। तो ऐसे सब लोग, जिसे मैं कहता हूँ बी कैटेगरी। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप उनके साथ मिलते हो, बातें करते हो, लेकिन वो रिलेशनशिप अब तक बिल्डअप नहीं हुआ। तो अब ये वो लोग हैं, उनके साथ हमें बी कैटेगरी वार्म लोग, इन्हें मैं कहता हूँ, इनके साथ अभी हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन बनाएंगे, आज के बाद इन लोगों को मिलेंगे, स्माइल के साथ मिलेंगे, उनको कॉम्प्लीमेंट देंगे, उनको व्हाट्सएप पे एक मोटिवेशनल मैसेज भेजना शुरू करेंगे, और उनका बर्थडे कब है वो देखेंगे, फिर उनको विश करने के लिए वो उनके बर्थडे पे विश करेंगे। फिर उनको जितने भी हमारे फंक्शंस ये होते हैं, त्योहार होते हैं, वहां पे उनको कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ये सब चीजें यहाँ पे
शुरू कर देंगे इनके साथ एक रैपो बिल्डअप करने के लिए। इनको प्रपोजल बताने से पहले 2-4 बार इनको मिलेंगे, इनकी पूरी लाइफ को पहचानेंगे, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो पूरा जानेंगे, थोड़ा बिल्डअप करेंगे रिलेशन, और फिर उसके बाद इनको अप्रोच करेंगे। और तीसरा होता है सी कैटेगरी, कोल्ड लोग। ऐसे लोग जो ए और बी में नहीं आते। ये सब लोग हैं जो ए और बी में कभी आते नहीं है। जो भी बचते हैं ए और बी को छोड़ के, जो लोग बचते हैं उनको मैं कहता हूं सी कैटेगरी, कोल्ड कैटेगरी। आ, बस कभी बात नहीं हुई है, बस नाम याद है, बस इतना ही है। ओके, आपका दोस्त का दोस्त, ओके, आपका रिलेटिव का रिलेटिव, तो ये सब लोग इसमें आते हैं। ओके, ऐसे लोग जिनके नाम है आपके पास, शायद नंबर भी सेव है, लेकिन उनके साथ अभी कभी ज्यादातर बातें हुई नहीं है, तो ये सी कैटेगरी है। तो इनको भी वही करना है। आज के बाद अभी उनके साथ रिलेशन बिल्डअप करना शुरू कर देना है। उनको मिलना है, पर्सनली मिलना है, फोन पे बातें करनी है, मोटिवेशनल मैसेज डालने हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेज डालने हैं, और कभी कभार त्योहारों पे विश भी करना है, बर्थडे उनका कब है देखना है, उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, सब चीजों के ऊपर उनसे रिलेशन बिल्डअप करना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरी हो गई। अभी 3 कैटेगरी होने के बाद सोशल मीडिया भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, वो भी इसमें आते हैं, जिनके साथ हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी इसलिए हमें जुड़े हैं, हमें मालूम नहीं वो कौन है, तो आज के बाद उनको मिलना, कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। अभी उसके बाद चौथा पॉइंट ये भी है कि और हमें लिस्ट ऐड भी करनी है, कुछ नए लोगों को ऐड भी करना है हर दिन। अभी हर दिन कुछ नए लोगों को ऐड कैसे करेंगे? अब तक तो बनी, चलो 3,000 लोगों की लिस्ट बनी, और कैसे ऐड करेंगे? तो ये एक स्किल है, लिस्ट बिल्डिंग एक स्किल है, ये डेली बेसिस पे हमें करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो इसमें हम ऐड करेंगे अनजान लोगों को, और ये अनजान वो लोग हैं जिन्हें हम हर दिन मिलते हैं, ट्रैवलिंग में मिलते हैं, बस स्टैंड में मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, होटल में मिलते हैं, लिफ्ट में मिलते हैं, जहां कहाँ भी आप ट्रैवल करते हो, जहां कहाँ भी आप जाते हो, वहां पे ये अनजान लोग आपसे, आप उनको मिलते हो, किसी होटल में मिलते हो, टेबल में बैठे हो, सामने बैठ के चाय पी रहे हैं, तो मिलते हैं हम, ऐसे अनजान लोग, उन लोगों को हमें ऐड करना है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लीडर लोगों को देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीम उनकी खड़ी की अनजान लोगों को जोड़ के, अनजान लोगों को जोड़ के बहुत बड़ी बड़ी टीम उन्होंने खड़ी की है। तो फायदा ये होता है कि अनजान लोग बहुत बड़ा बिजनेस देके जा सकते हैं, और बहुत बड़े बड़े लीडर लोगों ने अपना बड़ा सक्सेस अनजान लोगों के ऊपर काम करके किया है। अभी फायदा क्या है स्ट्रेंजर लोगों को ज्वाइन करने का? तो स्ट्रेंजर लोगों से बिजनेस अगर शुरू होता है, तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि उन्हें आपका पास्ट नहीं पता होता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनके पास, जिन्होंने 2 4 5 10 कंपनियां की है मार्केट में, सब अभी लोग खत्म हो चुके हैं, वो वार्म कांटेक्ट जितने भी है सब लोगों को पता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। तो अभी फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ज्यादा अप्रोच सीरियसली नहीं लेते हमें। तो फिर जब स्ट्रेंजर जुड़ता है तो उसे मालूम ही नहीं होता कि आपने पीछे क्या किया है, क्या क्या आपने बड़े बड़े कारनामे किए आपके लाइफ में, वो कारनामे उसे पता नहीं होते। तो फिर ये एक फायदा होता है कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, और रिस्पेक्ट के साथ वो आपके साथ रहता है। तो ये भी एक चीज है। तो इसीलिए जब स्ट्रेंजर की बात आती है तो पूरा वर्ल्ड आपका मार्केट बन जाता है, पूरा वर्ल्ड आपका मार्केट बन जाता है, हर एक बंदा आपको उसको जोड़ सकते हो। और ये स्किल है, हर दिन नए लोगों को जोड़ना, यानी कि उनका उनके साथ दोस्ती बनाना, ये एक स्किल है जो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस में आपको हर दिन नए लोग चाहिए, प्लान दिखाने के लिए आपको हर दिन नए लोग चाहिए। जितना ज्यादा आप प्लान दिखाओगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, इसीलिए ये स्किल है जो आपको सीखना है। सीखना है कि कैसे कोई अगर अनजान बंदा आपके सामने बैठा है तो कैसे बातचीत शुरू की जाए, कैसे बातचीत को शुरू किया जाए, कैसे रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जाए। ये वो स्किल है जो हमें हर दिन डेवलप करना है। और ये स्किल अगर आप डेवलप करते हो तो आपको कभी लोगों की कमी नहीं पड़ेगी। मार्केट में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि आपको कभी डिमोटिवेशन ही नहीं आएगा, डिमोटिवेट ही आप नहीं होगे, क्योंकि लोग खत्म ही नहीं हो रहे आपसे। ओके, तो ये एक स्किल है जो आपको सीखना है। और ये सब की शुरुआत, किसी भी बातचीत की शुरुआत शुरू होती है एक अच्छी स्माइल से, प्यारी सी स्माइल से। तो अगर आप स्माइल देना शुरू करते हो सामने वाले बंदे को, तो वो भी आपको स्माइल देता है, और जब स्माइल देता है तो शुरुआत हो जाएगी, आप बातचीत करना शुरू कर दोगे। तो क्या करना है बात, क्या करना है बात, कैसे शुरुआत करनी है, क्या बातें करनी है? तो शुरुआत तो ऐसी करनी है, जब आप किसी को मिलते हो अनजान आदमी को, तो शुरू करते हैं आप उसको स्माइल देके। तो जैसे आप स्माइल देते हो तो वो भी आपको स्माइल देता है, तो शुरू हो जाते हैं आप। तो आपको शुरू करना है, स्माइल सबसे पहले आपको देना है और आपको शुरू करना है। और यहाँ पे आपको बनाना है एलिवेटर स्पीच। अब ये एलिवेटर स्पीच क्या है? एलिवेटर स्पीच एक बहुत ही बड़ा टूल है जिससे आप अनजान लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो आपके पास। और अनजान लोग तो मार्केट में बहुत पड़े हैं। तो उन अनजान लोगों को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो ये एलिवेटर स्पीच जो है, जो आपको आपका खुद का
बनाना पड़ेगा। मैंने मेरा खुद का बनाया, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको आपका खुद का बनाना पड़ेगा। एलिवेटर स्पीच क्या है? तो ये एक टूल था, एलिवेटर, एलिवेटर यानी लिफ्ट। मान के चलो कि आप एक लिफ्ट में हो, जो 30 मंजिला लिफ्ट है। आप बेसमेंट में अंदर गए लिफ्ट के अंदर, और आपके साथ एक बंदा आया, और आपको दोनों को 30वें मंजिल पे जाना है, 30th फ्लोर पे जाना है, 30 मंजिल जाना है, और 30 सेकंड आपके पास है। और उस 30 सेकंड में आपको उसे अट्रैक्ट करना है, आपको उसे पूरी तरह खींचना है आपकी ओर। तो कैसे करेंगे? इसके ऊपर होता है ये एलिवेटर स्पीच। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल काम करता है सब लोगों के लिए। एलिवेटर स्पीच के लिए अनजान लोगों को और भी हमें अट्रैक्ट करना है, तो ये स्पीच कैसे करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ऐसे ही हुआ कि मैं एक होटल में था और बिल पे कर रहा था, और उसी पे एक मेरे सामने एक बंदा खड़ा था, और वो बंदा उसी तरीके से उसने मेरे को एक स्माइल दिया, तो मैंने भी उसको स्माइल दिया। तो फिर उसने डायरेक्टली पूछा मुझे कि क्या करते हो आप? तो मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे, ये अभी की बात नहीं है, ये 10 साल पहले की बात है। तो मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे बिजनेस में काम करता हूँ, और पूरी तरह बता दिया मैंने डायरेक्टली। तो मैं नया था, तो मैंने बता दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करता हूँ, ऐसा वैसा ये वो। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो? तो उसने मुझे बताया कि सर मैं लोगों के सपने पूरा करता हूँ। मैं बोला क्या? तो बोला हाँ, मैं लोगों के सपने, हम लोगों के सपने पूरा करते हैं। तो मैं हैरान रह गया। मैं बोला सर एग्जैक्टली क्या करते हो, एग्जैक्टली क्या करते हो? तो फिर वो बोलना शुरू कर दिया कि सर एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग जिंदगी में पैसा कमाते हैं, लेकिन वो मतलब कमाते बहुत है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता कि उनके जिंदगी में उस पैसा का करना क्या है, या फिर उनके जो लाइफ के जो गोल्स है उसको कैसे पूरा करना है। तो फिर उनके साथ हम बैठते हैं, उनके पूरे सपने लिख के लेते हैं, फिर उनका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करा के देते हैं, उनके हर एक सपने को हम एक डेट फाइनल करके देते हैं, और फिर उनके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करा के देके उनके ये सारे सपने एक डेट को फिक्स करके पूरा करके देते हैं। तो फिर मैंने बोला कैसे सर, मुझे भी मेरे सपने पूरे करने कैसे? तो फिर उसने मुझे अपॉइंटमेंट, मैंने उसका अपॉइंटमेंट लिया, तो मेरे घर पे आया, और उसने फॉर्म निकाला LIC का। किसका निकाला? LIC का। तो वो क्या था? LIC एजेंट। ओके। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा था वो, लेकिन उसने कभी पहले पॉइंट पे नहीं बोला कि मैं LIC एजेंट हूं। ये वो हम लोग हैं, जो हमें कोई पूछता है ना तो आप क्या करते हो, तो हम बोलते हैं सर एजुटेक नाम का कंपनी है, नीलेश खेड़ेकर सर, पुणे, और हम ये मोबाइल का ऐप है ऑलर्न ऐप, ये बुक है, ये QR कोड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पहले 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। और ये वो LIC एजेंट है जिसने मुझे पॉलिसी बेची। कैसे बेची? शुरुआत कहां से की? एलिवेटर स्पीच, जिसमें उसने थोड़ा भी जिक्र LIC का नहीं किया। बात तो सही कर रहा था वो, ऐसा नहीं कि उसने झूठ बोल के मुझे पॉलिसी बेची। हमें भी झूठ नहीं बोलना है, हमें भी झूठ नहीं बोलना है। बात तो सही कर रहा था कि वो लोगों के सपने पूरे करता हूं। बात तो सही कर रहा था कि आपकी लाइफ के आने वाले 10 साल 20 साल के बाद जो गोल्स है, वो गोल्स हम पूरा करके देंगे, आपके पैसों को बढ़ाएंगे, और आपके पूरे पैसों को बढ़ा के हम गोल्स को पूरा करके देंगे। लेकिन उसने पहले दिन नहीं बताया कि मैं LIC करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, कि हमें अगर कोई पूछता है ना कि आप क्या करते हो, तो हम बोल देते हैं कि सर मैं एजुटेक में काम करता हूँ। वो डिजिटल क्लासेस है, वो ऑनलाइन क्लासेस है, जिसमें हम सिखाते हैं, जिसमें वीडियो है, जिसमें ऑन लर्न ऐप है, जिसमें QR कोड है जिसको स्कैन करना होता है, जिससे फिर आप वीडियो देखोगे, हो गया प्रेजेंटेशन। फिर बोलता है हाँ हाँ मैंने देखा है, देखा है। आई बात समझ में? गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, लोग कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, और हम क्या गलतियां कर रहे हैं। ओके। तो एलिवेटर स्पीच क्या होगा? अगर आपको कोई पूछता है, आप पहले उसको पूछोगे, पहले आप स्माइल दोगे। आप जैसे पहले स्माइल दोगे, तो वो स्माइल देगा, फिर आप उसको पूछोगे कि आप क्या करते हो, फिर वो बताएगा कि मैं ये करता हूं, फिर हमें राह देखने की, वो पूछने का कि आप क्या करते हो। और जैसे ही वो हमें पूछता है कि आप क्या करते हो, फिर एक बढ़िया सा जवाब आपको बनाना है। उसी को कहते हैं एलिवेटर स्पीच। एक बढ़िया सा डायलॉग आपको मारना है। डायलॉग में इतना दम होना चाहिए कि जैसे ही आप वो डायलॉग मारोगे, फटाक से सामने वाला बंदा अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा डायलॉग आपको मारना है, और झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आपके बिजनेस का जो यूएसपी है उसी को आपको वहां पे डालना है, एक ही डायलॉग में, एक ही वाक्य में उसको बोलना है। ऐसा डायलॉग मारना है कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाए। ओके। तो जैसे अगर कोई पूछता है कि आप क्या करते हो, तो क्या बोलेंगे हम? तो मैंने कुछ एलिवेटर स्पीच बनाए, आप भी बना सकते हो आपका खुद का। आप जब मार्केट में जाओगे, आप इसे यूज करोगे, तो एलिवेटर स्पीच। जब कोई बोलता है आप क्या करते हो, तो हम बोल सकते हैं हम बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं। ओके। आप बोल सकते हैं हम बच्चों को अच्छी शिक्षा
और संस्कार देते हैं। अब ये जब डायलॉग आप बार मारोगे तो सामने वाला जरूर पूछेगा, क्योंकि उसके अगर बच्चे रहेंगे तो सर कैसे, उसको एक क्यूरोसिटी पैदा होगी कि कैसे सर, कैसे आप करते हो, एग्जैक्टली exactly क्या करते हो, अच्छी शिक्षा देते हो यानी क्या करते हो। पूछेगा कि नहीं पूछेगा, यस और नो, रिप्लाई दे दो चलो फटाफट फटाफट, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अगर हम एक ऐसा डायलॉग मारेंगे, जरूरी नहीं कि यही डायलॉग मारना है, आप कोई अलग डायलॉग भी मार सकते हो, लेकिन मेरा तो ये है कि अगर आप ऐसा डायलॉग मारते हैं कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अगर ऐसा हम डायलॉग मारेंगे, अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं, तो सामने वाला पूछेगा क्या, क्या पूछेगा सामने वाला, सामने वाला बोलेगा सर क्या मतलब, मतलब क्या है, क्या मतलब। और फिर हमारा एक बढ़िया सा डायलॉग आना चाहिए, एक ऐसा डायलॉग जिसमें आराम से उससे एक अपॉइंटमेंट मिलेगी आपको, एक ऐसा डायलॉग जिसमें वो बोलेगा सर मुझे आपका नंबर चाहिए, एक ऐसा डायलॉग आपको बनाना है। और ये डायलॉग आपको हर दिन मार्केट में जाके मारना है। तो आप बैठ के आराम से अच्छे लेवल पे डायलॉग बना सकते हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, आज चैट जीपीटी आया है और एक अच्छे लेवल पे वहां से आपको एक डायलॉग मिल सकता है। आपके ऊपर है, मैंने जो डायलॉग बनाया है तो इस तरीके से बना है। मैंने कहा कि हमारा 42 साल का रिसर्च ये कहता है। अभी 42 साल क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके पीछे जो ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया है वो महेश शेट्टी साहब ने डिजाइन किया है। तो महेश शेट्टी साहब का जो एक्सपीरियंस है वो 42 साल का है। तो हमारा 42 साल का रिसर्च ये कहता है कि बच्चों को अच्छे मार्क्स तभी मिल सकते हैं जब उनको हर कोई टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आए और हर कोई टॉपिक उसे ज्यादा दिन तक वो याद रखे। बच्चों को मार्क्स सिर्फ दो ही पॉइंट पे मिलेंगे, पहला तो उसे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए, और दूसरा उसे वो ज्यादा समय तक याद रखे। और ये दो पॉइंट के ऊपर हमने फिजिकल लर्निंग का निर्माण किया है, जिससे ये दोनों मकसद हमारे पूरे होते हैं। इस ऐसा प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किया है जिससे ये दोनों मकसद पूरे हो जाते हैं। ऐसा जब आप बोलोगे तो बोलेगा कैसे होता है सर ये। तो सर अभी फिलहाल तो यहाँ पे मैं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, यहाँ ऐसा खड़े होके तो हम बात नहीं कर सकते। एक काम करिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए या फिर आप आपका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आराम से आपको मिल के बात करूंगा, ऐसा आप बोल दीजिए। तो फिर वो आपको नंबर दे देगा। अगर आप ऐसा डायलॉग मारोगे तो 10 में से 4-5 लोग तो नंबर देंगे या नहीं देंगे, हेलो। 10 में से ज्यादा 8 लोग तो पक्का नंबर देंगे, देंगे या नहीं देंगे, क्या लगता है सर। अगर आप ऐसा डायलॉग मारोगे तो नंबर देंगे या नहीं देंगे। यस आमिर जी, तौफिक जी, 100%। अगर आप ऐसा डायलॉग मारते हो तो पक्का नंबर देंगे। लोग क्यों ना नंबर देंगे आपका, अगर आप मांगोगे तो पक्का नंबर मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप एक ऐसे बंदे को, और उसके लिए आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपका एक अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए, आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, तभी तो वो आपको नंबर देगा। आप फटे कपड़े डाल के खड़े हो जाओगे वहां पे, आप में से किधर से भी ऐसा कोई एजुकेशनल कंटेंट आपके तरफ से दिख नहीं रहा है, तो कैसे वो जुड़ेगा, कैसे वो आपको नंबर देगा। आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी जैसे आप दिखने चाहिए उसे सामने। उसके साथ अगर ये ऐसा लोगो रहेगा आपके पास, एक ऐसा एजोटेक का अगर ये लोगो रहेगा आपके पास, तो वो लोगो से ही पूछेगा। ये भी एक टूल है, इस लोगो को आप लगा के घूमोगे हर दिन मार्केट में तो ये टूल है, लोग आपको पूछेंगे कि क्या है सर, एजुटेक, एजुकेशन इज पावर, एग्जैक्टली क्या है ये। तो मिल गया बंदा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए, मिल गया बंदा आपको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो इस तरीके से बात ये है दोस्तों कि बेसिकली हम एक अनजान लोगों को भी इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं और उनका नंबर ले सकते हैं। अब लास्ट का पार्ट आता है। एक बात याद रखना यहाँ पे, अभी आप इनविटेशन का लास्ट का 5 मिनट लूंगा मैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 5 से 10 मिनट का सेशन बचा है, थोड़ा खींचा ये सेशन, खींचता गया, लेकिन 10 मिनट सब्र रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी फोन कॉल पे हमें बात भी करनी है लोगों से, क्या बात करनी है भी मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन फोन कॉल पे लिस्ट तो बन गई, लिस्ट बनती जा रही है, हर दिन मैं नए लोगों को ऐड करते जा रहा हूं। तो एक बात याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन ज्यादा पैसा कमाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा वही बंदा कमाता है। इस इंडस्ट्री में वो लोग सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमाते जो सबसे अच्छा प्लान या डेमो देते हैं, लेकिन वो लोग जरूर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं जो बहुत कम समय में सबसे ज्यादा लोगों को डेमो देते हैं। तो जरूरी ये नहीं रखता कि आप कितना अच्छा डेमो देते हो, जरूरी ये बहुत मैटर करता है कि आप कम समय में कितने ज्यादा लोगों को डेमो देते हो। अगर मैं अच्छा प्लान दूं भी, अगर मैं अच्छा प्लानर हूं, अच्छा डेमोस्ट्रेशन अगर मैं देता हूं, लेकिन मैं मार्केट में जाता ही नहीं हूं, मैं मार्केट में हफ्ते में एक आध दो डेमो देता हूं, तो मैं बड़ा पैसा नहीं कमाऊंगा। लेकिन मुझे ठीक ठाक डेमो देने को आता है, ठीक ठाक प्लान देने को आता है, लेकिन मैं हर दिन 5-10 लोगों को मिल रहा हूं, हर दिन 5-5 लोगों को मिल रहा हूं, तो हफ्ते में मैं 40-50 लोगों को मिल रहा हूं।
और अगर 40-50 लोगों को मैं मिल रहा हूं तो मैं 15-20 लोगों को तो पक्का जोड़ूंगा। ओके। तो बात ये है, मैंने ये देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप कितना अच्छा प्लान देते हो ये मायने नहीं रखता, आप कितने कम समय में कितने ज्यादा लोगों को डेमो देते हो ये मायने रखता है। और ये तभी होगा जब आपकी लिस्ट लंबी होगी। लिस्ट लंबी होगी तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिस्ट लंबी करो, हर दिन इस लिस्ट में नाम ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी और आपका इनकम कभी खत्म नहीं होगा, लोग जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। और आज कभी आप एक आईडी सेट करोगे, फिर उसके बाद दूसरा आईडी, फिर तीसरा आईडी, इस तरीके से आप अलग अलग लेवल के लेग सेट करते जाओगे। अभी बात आती है दूसरा लास्ट का पॉइंट आज के सेशन का, वो है लोगों को अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच करते समय और अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, गलती से बहुत सारी गलतियां यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे गलतफहमी लोगों में है कि क्या मैं बिजनेस प्लान बताऊं या सिर्फ प्रोडक्ट बताऊं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको क्या इजी जाता है। ओके, मेरा तो ये मानना है कि अगर हम इस इंडस्ट्री में आए हैं तो नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं, तो बिजनेस प्लान जरूर बताइए और अप्रोच भी उसी तरीके से करिए, बिजनेस प्लान के जरिए, और बिजनेस प्लान ही बता के उठिए, तो ही एक बड़ा इनकम आएगा। अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बताओगे तो सिर्फ आप प्रोडक्ट बेचोगे, सिर्फ प्रोडक्ट बेचोगे तो आपका सिर्फ एक दिन का पेट भरेगा, क्योंकि वो आगे चल के तो काम करने वाला नहीं है। ओके, आप बोलोगे नहीं सर बाद में बताऊंगा, ऐसा होता नहीं है। ए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका इंप्रेशन यही गिरा कि आप एक सेल्समैन थे और आपने हमें एक प्रोडक्ट बेचा है। अभी इससे ज्यादा हमें ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 10 में से एक आध कोई बंदा रहता है, बोलता है ठीक है सर मैं कुछ लोगों के साथ आपसे बात करा के दूंगा, मैं काम करूंगा। और ये लोग ज्यादा देर तक काम करते भी नहीं है, बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि क्योंकि वो आए ही थे सिर्फ प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, आए ही थे सिर्फ प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए पूरी तरह। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। लोगों को बिजनेस के लिए अप्रोच करो, जितने ज्यादा आप लोगों को बिजनेस के लिए अप्रोच करोगे, वो बिजनेस के लिए प्रोडक्ट तो परचेस करेगा ही करेगा ना, तो बिजनेस भी करेगा, तो काम आपका आसान होगा, डुप्लीकेशन होगा, और जल्दी आप स्पीड पकड़ोगे आपके इनकम में। ओके, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मेरा तो ये मानना है, बाकी आप ठीक समझो। आपको अभी फिलहाल आसानी हो रही है प्रोडक्ट बताने की, तो आप प्रोडक्ट के लिए बताओ। लेकिन यहाँ पे जो इन्विटेशन की टेक्निक में अभी बताने जा रहा हूँ, इसमें मेरा प्राइम फोकस है कि कैसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उनके अपॉइंटमेंट आपको लेने हैं। तो चलो देखते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए अलग अलग अप्रोच है। पहला है डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्टली लोगों को बताना है कि मुझे ये बिजनेस को शुरू करना है। ओके, डायरेक्टली, तो डायरेक्ट अप्रोच है। फिर दूसरा अप्रोच है ओपिनियन, उनकी राय लेनी है। ये उन लोगों के साथ काम करता है जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, पैसों से बड़े हैं, अनुभव से बड़े हैं, उनको उस तरीके से अप्रोच करना है। तीसरा सस्पेंस, कुछ लोगों को आप सस्पेंस क्रिएट करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। या फिर किसी को एक्सपांशन, एक्सपांशन का एक तरीका है, उसको उसका तरीका अप्रोच करके भी आप लोगों की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो चलो देखते हैं सबसे पहला अप्रोच क्या है। कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, सिंपल स्टेप्स है। एक अच्छी जगह और अच्छा टाइम आप चूज करिए फोन कॉल करने के लिए। आप किसी ट्रैफिक में खड़े हो और फिर फोन कॉल लगा रहे हो, ये गलत बात है। टीवी चालू है, आप फोन कॉल कर रहे हो, गलत बात है। आपका माइंडसेट एक अच्छी जगह, शांत जगह पे जाके बैठिए और फोन कॉल के लिए। दूसरा, फोन कॉल करने के पहले एक रिसोर्सफुल स्टेट में आइए। रिसोर्सफुल स्टेट यानी कि एक पॉजिटिव स्टेट में आइए। अपने विजन के बारे में सोचिए, अपने गोल्स के बारे में सोचिए, अपने लाइफ के सपनों के बारे में सोचिए, और फिर फोन कॉल को हाथ में उठाइए और फिर फोन को घुमाइए। फोन घुमाने के बाद सबसे पहला इमीडिएट एजुटेक पे आना नहीं है, एजुटेक में आना नहीं है। पहला तो उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट करना है, सभी फोन पे बताना नहीं है, सभी चीजें आपको फोन पे नहीं बतानी है। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं एजुटेक के साथ और फिर खत्म करते हैं 10,998 रुपए सर। सर 10,998 रुपए में 9th और 10th स्टैंडर्ड का पैकेज आता है। और जो भगवत गीता का मैंने अभी आपको बताया ना सर, उसकी कीमत 12,999 सर। सर बताइए सर फिर आपको कब लेना है। वो बोलता है मैं बता दूंगा, मैं कॉल करूंगा सर। हाँ ठीक है सर, मैं राह देखूंगा आपके कॉल की। आप 100 जन्म भी लोगे ना, 100 जन्म, तो भी वो कॉल नहीं करेगा आपको। ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, फोन पे ही सब बता देते हैं, पूरी तरह सब चीजें फोन पे ही बता देते हैं। पिक्चर का स्टोरी पूरा आप फोन पे ही बता दोगे तो क्या मजा आएगा उसको पिक्चर देखने में। पिक्चर देखने का मजा तब होगा जब आप सस्पेंस क्रिएट करोगे ट्रेलर में। ट्रेलर क्यों दिया जाता है, ट्रेलर का अर्थ क्या होता है। कोई किसी भी कंपनी, सॉरी कोई भी मूवी का सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला ट्रेलर आता है। और ट्रेलर में क्या किया जाता है,
क्यूरोसिटी बिल्डअप की जाती है, सामने सब लोगों की क्यूरोसिटी बिल्डअप की जाती है। लोगों को लगता है क्या होने वाला है, ये क्या है एग्जैक्टली, क्या है मूवी। ये क्यूरोसिटी क्रिएट हो जाती है। और यही हमें करना है। हमारा फोन कॉल एक ट्रेलर होना चाहिए। एक ट्रेलर होगा तभी ये काम होगे। ओके, फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। 2 से 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं करनी है। और जो सवाल पूछने हैं वो इंटरोगेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछने। सवाल यानी कौन से इंटरोगेटिव क्वेश्चन, यानी कौन से जिसमें सवाल आते हैं। ऐसे ऐसे डायलॉग नहीं मारने हैं जिसमें सवाल आएंगे। क्या आपके पास टाइम है क्या? क्या आप फ्री हो क्या? आप मुझे टाइम दे सकते हो क्या? आपको कब टाइम है? आपको आज टाइम मिलेगा क्या? ये ऐसे फालतू के डायलॉग फोन पे नहीं मारने हैं। तो आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा, कभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ये जो तुम्हाला वेळ आहे का, तुम्हाला जमेल का, मी येऊ का, मी कधी आलो तर चालेल तुम्हाला, ये ऐसे डायलॉग आपको नहीं मारने हैं। आपको जो मारना है इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, कभी भी आपको फोन पे बोलना नहीं है। फोन पे बात नहीं करनी, यू मस्ट इमोशनली। और लास्ट की चीज ये है कि इमोशनली डिटैच करना है। देखो, पूरा इमोशन के साथ फोन कॉल मत करिए। ये बिजनेस, पीपल आर फुल ऑफ इमोशंस, बस दिस बिजनेस इज फुल ऑफ लॉजिक। दिस बिजनेस इज कंप्लीटली इमोशनलेस। इस बिजनेस को इमोशंस नहीं चाहिए, इस बिजनेस को लॉजिक चाहिए। ओके, और लॉजिक आंकड़ों में होता है। लॉजिक ये है कि 100% लोग हाँ नहीं बोलेंगे। अगर मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा तो 10 के 10 लोग मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। ओके, कितने भी अच्छे लोग रहने दो, 10 के 10 लोग मुझे कभी अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। उसमें से कुछ लोग होंगे जो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, तो ठीक है ना, इट्स ओके। इट्स ओके, इट्स अ फैक्ट। तो इमोशनली डिटैच कर दो कि अगर मैं फोन लगा रहा हूं तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही। इसका इमोशन से आप डिटैच कर दो। और ये नंबर का गेम है दोस्त, नंबर का गेम है। जितना ज्यादा फोन कॉल करोगे उतनी ज्यादा अपॉइंटमेंट मिलेगी। जितना ज्यादा फोन कॉल करोगे उतनी ज्यादा अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो उतना ज्यादा फोन कॉल आप करना शुरू करिए। हर दिन 10 लोगों को फोन करना है। 10 में से 5-6 लोगों का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और फिर 5-6 लोगों को आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो 10 लोगों को कॉल करना है, तो 10 लोगों के लिए आपको आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा आपको साइड में बैठना है, किसी शांत जगह पे बैठना है, और वहां से आपको कॉल शुरू करना है। अभी डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच क्या है? तो डायरेक्टली हमें अप्रोच करना है। ये उन लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो जो हॉट हॉट मार्केट है या फिर वार्म मार्केट है। हॉट मार्केट में तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, जो आपके 20-30 लोग हैं, जो आपके बहुत क्लोज है, उन लोगों को आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे चीज ऐसी है, क्या बोलना है डायरेक्ट अप्रोच यानी क्या बोलना है? तो यहाँ पे डायरेक्टली ये बोलना है कि मेरे पास एजुकेशन इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया है। मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। पहले मैंने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद पहले उसका कॉम्प्लीमेंट किया। उसके लाइफ में जो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसके ऊपर उसको कॉम्प्लीमेंट दिया। और कॉम्प्लीमेंट देने के बाद मैंने उसको एक चीज बोली कि भाई देख, मेरे पास एक एजुकेशन इंडस्ट्री का बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट आया है, जिससे बच्चों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट भी बढ़ता है और उनके भविष्य में मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को मुझे तेरे साथ डिस्कस करना है। इस प्रोजेक्ट को मुझे तेरे साथ डिस्कस करना है। ओके, क्या करना है? डिस्कस करना है। इस प्रोजेक्ट को मुझे तेरे साथ डिस्कस करना है। तो मैं आज शाम को कितने बजे आऊं? कितने बजे तेरे घर पर आऊं? 7 बजे आऊं या 8 बजे आऊं? ऐसा नहीं कि मैंने सवाल नहीं पूछा है, सवाल पूछा है यहाँ पे भी। लेकिन मैंने ऑप्शन भी मैंने ही दिए हैं। ऑप्शन भी मैंने ही दिए हैं कि मैं कितने बजे आऊं। चल बता, 7 बजे आऊं कि 8 बजे आऊं? तो उसे दो ही ऑप्शन है अभी। एक तो 7 बोलना है या फिर 8 बोलना है। बोलता नहीं, अभी 7 बजे नहीं, आज तो मैं बिजी हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं कल 6 बजे आऊँ या 8 बजे आऊँ? कल, कल तो रहेगा ना तू? तो कल तो 6:30 बजे मिलते फिर। तो कल 6:30 बजे मिलते घर पे। ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है। तेरे को टाइम है क्या? आज नहीं है तो कल मिलेगा टाइम, ऐसा नहीं बोलना है। तो ठीक है, आज नहीं तो कल तो मिलेगा ना, तो कल 6:30 बजे मिलेंगे पक्का। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते समय लोग, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले को कि अरे सर आपको टाइम है क्या, मिलेंगे क्या, बात कर सकते हैं क्या, बिजी है क्या? ऐसा नहीं होगा सर, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा फिर। ओके। तो डायरेक्टली आपको ये बोलना है कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्लोज फ्रेंड है यार, हर दिन उसके साथ बात करता हूँ मैं, हर 2 दिन में एक बार मिलता हूँ, तो उसे क्या रिक्वेस्ट करनी है? डायरेक्टली बोलना है मैं आज शाम को कितने बजे आऊँ, इतने बता। ये बता कि मैं कितने बजे आऊँ, 7 बजे आऊँ या 8 बजे आऊँ? बोलता क्या है एग्जैक्टली बता, ये तो बता नहीं एग्जैक्टली। अरे सब चीज फोन पे बताने से होती तो अभी मैं बोल देता। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, उसको मुझे मुझे तेरे साथ डिस्कस करना है। तो बस बता कि 7 बजे आऊँ या 8 बजे आऊँ? तो वो बोल देगा आजा, चल 7:30 बजे आ जाए, हो गया, अपॉइंटमेंट मिल गया। क्या बड़ी बात है इसमें? अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या बड़ी बात है? लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे सामने वाला पूछता है कि क्या प्रोजेक्ट है, एजुकेशन इंडस्ट्री का क्या प्रोजेक्ट है,
तो बोलता है नहीं वो है ना, वो थोड़ा डिजिटल का प्रोजेक्ट है। बोलता है, फिर वो भी बहुत शाना रहता है। फिर बोलता है डिजिटल यानी क्या? बोलता है नहीं सर क्या है वो, देख भाई वो एक वीडियोस है, एक पुणे की कंपनी है एजुटेक नाम की, उसका प्रोजेक्ट है जिसमें फिर हम चालू कर देते धीरे धीरे धीरे, सब बताना शुरू कर देते और 10 मिनट में पूरा एजुटेक का कुंडली नीलेश खेड़ेकर सर के साथ, भगवत गीता के साथ, उसकी कीमत के साथ हम बता देते हैं। तो ये बताना नहीं है दोस्तों, ये गलत, ये काम हमें करना नहीं है, डायरेक्ट अप्रोच। दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे पास डिजिटल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट आया है जिससे हम दोनों पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं। तो याद है ना उस दिन हमारी बात हो रही थी और हम बोल रहे थे कि कुछ तो शुरू करना है यार, और हम बोल रहे थे कुछ अगर रहेगा प्रोजेक्ट तो बता, पार्टनरशिप में हम शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है क्या? तो याद है ना हमारा बात हुआ था, तो मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट अभी आया है जिस प्रोजेक्ट को हम दोनों पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हैं, और इसी प्रोजेक्ट को मुझे तेरे साथ डिस्कस करना है। तो चल बता मैं कितने बजे आऊं, 7 बजे आऊं या 8 बजे आऊं? ये भी आप बोल सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच। यहाँ पे ना हमने एजुटेक के बारे में बात की, ना हमने कभी इसके आगे का बात की। वो पूछेगा कि क्या प्रोजेक्ट है, तो बस एक ही बोलना है यार, सब चीजें फोन पे बात नहीं की जा सकती, मिलके बात करते हैं। अगर करनी होती तो मैं भी फोन पे करता। बस तुझे मुझे तेरा आधा घंटा चाहिए, चल बता 7 बजे आओ या 8 बजे आओ। वो जितना भी डीप जाने का सवाल करेगा हमें उतना ही बोलना है कि अरे मिलके बात करते, फोन पे बात नहीं कर सकते, चल बता 7 बजे आओ कि 8 बजे आओ। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली अप्रोच करना है। ओके। तीसरा और एक ऑप्शन है आपके पास। तो उस दिन हमारी बात हो रही थी कि हर एक इंसान को एक सेकंड इनकम सोर्स रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम बात कर रहे थे सेकंड इनकम सोर्स के ऊपर, तो उस दिन हमारा एक मत बन गया था कि नहीं यार, एक सेकंड इनकम सोर्स की जो सेकंड इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। तो उसी के ऊपर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है जिससे हम अपना सेकंड इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट को मुझे तेरे साथ डिस्कस करना है। तो चल बता कितने बजे आऊं, 7 बजे आऊं के 8 बजे आऊं? तो इस तरीके से अप्रोच भी कर सकते हैं। ओके। तो ये हो गया 3 अप्रोच। फिर उसके बाद है ओपिनियन। ये उन लोगों के साथ ट्राई करना है जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं, पैसों से बड़े हैं, या फिर इनकम से बड़े हैं। आप उन लोगों को मानते हो, इनको आप अप्रोच कर सकते हो। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि झूठ बोलना है, एक ही चीज बोलना है कि आपको आपकी राय मुझे चाहिए, और राय चाहिए इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो उनको बोलना है कि मैंने एक ये इसमें टाइप करना रहेगा मेरे साथ, तो मेरे पास मेरे से, तो मैंने एक एजुकेशन इंडस्ट्री में काम शुरू किया है, और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। और उसी के जरिया मैं आपको उसी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे आपको बताना, कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। तो बताओ सर, मुझे आपको मिलना है, तो आप कब फ्री रहोगे? मैं 7 बजे ठीक होगा या फिर 8 बजे ठीक होगा? ऐसे आप डायरेक्टली उनको पूछ सकते हैं। तो आप उनकी राय लेना चाहते हैं ऐसा आप दिखा रहे हो, तो फिर वो मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट देगा, क्योंकि उसको आपने बढ़ाया है, बड़प्पन दिया है, और बड़प्पन के साथ बोला है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इस प्रोजेक्ट में मुझे आपकी राय चाहिए। तो आप शाम को आपसे आज शाम को मुझे आपसे मिलना था, तो 7 बजे ठीक है या फिर 8 बजे ठीक है? फिर सस्पेंस, तीसरा है सस्पेंस, और चौथा, दो ही पॉइंट रह गए हैं। सस्पेंस, सस्पेंस क्या है कि किसी दोस्त को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और बोल सकते हो कि मेरे पास एक ऐसा एजुकेशन इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट आया है जिससे आने वाले सिर्फ 3 महीनों के बाद मेरे हर महीने का घर का ईएमआई उस प्रोजेक्ट से निकलना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है तुझे भी, तेरे भी ईएमआई इस प्रोजेक्ट से निकले, तेरी भी ईएमआई इस प्रोजेक्ट से निकले, ऐसा मुझे लगता है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे तेरे से डिस्कस करना है। तो चल बता मैं कितने बजे आऊँ, 7 बजे आऊँ या 8 बजे आऊँ? तो एक ऐसा एजुकेशन इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट आया है जिससे मुझे पक्का गारंटी के आने वाले 3 महीने के बाद मेरी घर की जो ईएमआई है वो इसी प्रोजेक्ट से निकल जाएगी। यानी कि जो ईएमआई का जो अमाउंट है उतना अमाउंट इस प्रोजेक्ट से मिलना मुझे शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि तेरी घर की भी ईएमआई उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट से निकलना शुरू हो जाए, तुझे भी एक ईएमआई का अमाउंट इस प्रोजेक्ट से मिलना शुरू हो जाएगा। तो कौन ना बोलेगा आपको? अगर उसका घर का ईएमआई 40,000 रुपया है, तो 40,000 रुपया अगर 3 महीने के बाद उसका पूरी तरह इस एजुटेक से निकल रहा होगा, इस प्रोजेक्ट से निकलना, ये बाहर एक एजुकेशन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट से अगर निकल रहा होगा, तो कौन ना बोलेगा अपॉइंटमेंट के लिए? सस्पेंस क्रिएट हो गया, वो बोलेगा अरे क्या है एग्जैक्टली, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे मेरी घर की ईएमआई 3 महीने के बाद बाहर के बाहर निकल जाएगी?
यानी कि मुझे मेरे इनकम से नहीं, दूसरे इनकम से ईएमआई में भरना शुरू कर दूंगा। तो चल बता क्या है, बता फटाफट, जल्दी आ जा, ऐसा वो बोलेगा। और प्लान देते समय फिर ऐसे ही प्लान देना है कि 3 महीने में कैसे महीने का 40,000 रुपये आ सकता है, इसी तरीके से प्लान देना है फिर। और 3 महीने के बाद देख, तेरे को बोला था ना, 3 महीने के बाद 40,000 रुपये महीना आना शुरू हो गया, देख हर महीना 40,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा, तेरा घर का ईएमआई निकल गया। ऐसा आप आराम से बोल सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट का ऑप्शन है एक्सपांशन। एक्सपांशन, मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं वो आपके एरिया में विस्तार कर रही है। मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं जो एजुकेशन इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, और वो आपके एरिया में बहुत बड़ा विस्तार कर रही है। उन्हें कुछ चैनल पार्टनर्स की जरूरत है, और मुझे लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट में सबसे काबिल व्यक्ति हो। तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना था। तो बताओ सर, मैं आपके घर कितने बजे आऊँ, 7 बजे आऊँ या फिर 8 बजे आऊँ? तो इस तरीके से आप लोगों को अपॉइंटमेंट ले सकते हो, आप लोगों के अपॉइंटमेंट लेके लोगों को अप्रोच कर सकते हो। तो इस तरीके से होता है अपना बिजनेस का पार्ट। ओके, तो सिंपल स्टेप्स टू फॉलो, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, इट्स अ नंबर्स गेम। तो हो गया, आज का सेशन यही था, इनविटेशन और लिस्ट बिल्डिंग। कल हम बात करेंगे पूरी तरह, जो करेंगे बात करेंगे अगर कल का, तो अप्रोच, अभी अपॉइंटमेंट तो मिल गया है, अपॉइंटमेंट मिल गया, अभी अपॉइंटमेंट मिलने के बाद अभी क्या करना है कि कैसे लोगों के पास जाना है, ड्रेस कोड कैसा रखना है, कुछ टूल्स हमें रखने हैं, और कैसे घर पे जाने के बाद शुरुआत कहाँ से करनी है, शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या बताना है। और फिर शुरुआत करने के बाद एंड में उनके कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, उनके ऑब्जेक्शंस को कवर करने के बाद उनको ज्वाइन कैसे करना है। तो ये सब चीजें कल मैं आपको सिखाऊंगा।